हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन कर रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग और एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज, और उसके अंदर आज अपन चैप्टर जो करने वाले हैं उसका नाम है पारितंत्र। ठीक है, वन शॉट में वीडियो कंप्लीट करेंगे, इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग अपन किस प्रकार से करते हैं वो सब आपको पता ही है कि अपन डिटेल में हर एक लाइन को समझते हैं। ठीक, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको फ्री टेस्ट, केमिस्ट्री के, बायो के फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस शीट वगैरह मिल जाएंगी। तो डाउनलोड करके देख लेना, सब कुछ फ्री है, क्या जा रहा है। और डिस्क्रिप्शन में यार आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। क्या होगा उससे, आपको पता रहेगा कब क्लासेस होनी है कब नहीं होनी, वो सारा बातें आपको पता रहेंगी और टेस्ट के शेड्यूल भी आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, शुरुआत करें आज के लेक्चर की। इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं पारितंत्र को। देखो, पहले ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, ठीक है। इसमें पारिस्थितिकी, अनुक्रमण और उसके अलावा जो है आपके पारितंत्र की सेवाएं और ये सारे जो टॉपिक्स थे ये इसमें ऐड थे। लेकिन अभी जो नया सिलेबस है उसमें ये टॉपिक्स डिलीट मार दिए गए हैं, तो अपन भी वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं यहां से जी। नोट्स में आ जाओ। पारितंत्र, ठीक है, क्या होता है पारितंत्र? पारितंत्र किसको कहते हैं? तो मैंने कहा कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर एक कार्यात्मक इकाई बनती है, उसको क्या कहेंगे? पारितंत्र कहेंगे, इकोसिस्टम कहेंगे। आप सुनो ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर एक कार्यात्मक इकाई बनती है, उसको क्या कहा जाता है? पारितंत्र कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन एक तालाब का एग्जाम्पल लें। तालाब के अंदर पानी है, पानी है तभी तो वो तालाब है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ जलीय जीव भी हैं। बिल्कुल भैया, जीव तो है पानी के अंदर। अब मैंने कहा यहां पर जो जलीय जीव हैं वो क्या हो गए? वो जैविक घटक हो गए, और पानी जो है वो क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। तो क्या हो गया? क्या बोल सकते हैं उसको? पारितंत्र कह सकते हैं जी। क्या कह सकते हैं? पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या होता है? जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर एक कार्यात्मक इकाई बन रही है ना। तालाब एक कार्यात्मक इकाई है, बिल्कुल भैया। वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन भी हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजों का उत्पादन भी हो रहा है, मछलियों का कुछ भी है ना, अपना उत्पादन भी कर रही है वो तालाब के अंदर, और वो अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यह अजैविक और अजैविक घटकों की आत्मनिर्भर कार्यात्मक इकाई होती है। चलो, कई वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी जो है वो क्या है? वैश्विक पारितंत्र है, ग्लोबल इकोसिस्टम पृथ्वी को कहा गया है। अब पारितंत्र को यार बहुत बड़ी टर्म है, पारितंत्र बहुत बड़ी चीज है। इसको अपन समझने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए इसको दो श्रेणियों में इसको विभाजित करेंगे। कौन सी? एक स्थलीय पारितंत्र, एक जलीय पारितंत्र। ठीक है, पारितंत्र को अपन अध्ययन करने के लिए दो भागों में इसको विभाजित करेंगे, दो श्रेणियों में इसको विभाजित करेंगे। एनसीईआरटी श्रेणी नाम यूज करती है। दो श्रेणियों में इसको विभाजित करेंगे। एक हो जाएगा आपका स्थलीय पारितंत्र, एक हो जाएगा आपका जलीय पारितंत्र। अब स्थलीय पारितंत्र के अंदर कौन आ जाएंगे? आपके जंगल हो गए, घास के मैदान, मरुस्थल, ये सारे क्या है? स्थल पर होते हैं, तो स्थलीय पारितंत्र कह दिया। जलीय पारितंत्र के अंदर कौन आ जाएंगे? झीलें, आपकी झीलें, जल है ना झील में, झील में तो जल है ही। तालाब, तालाब, ठीक है, ये जलीय पारितंत्र। दलदली क्षेत्र, ये भी क्या है? आपका जलीय पारितंत्र हो गया। नदियां, ज्वार, नदमुख, एस्चुरी जिसको कहते हैं ना, ये सारे क्या हो गए? जलीय पारितंत्र। तो इसको दो भागों में स्थलीय और जलीय पारितंत्र के रूप में अपने देखा। पारितंत्र की कुछ क्रियाशीलता की बात करें, पारितंत्र की क्रियाशीलता की, तो पारितंत्र के अंदर चार काम होते हैं जी, चार फंक्शन होते हैं, चार क्रियाएं होती हैं पारितंत्र के अंदर। अगर ये चार क्रियाएं होंगी तो वो पारितंत्र है जी, और ये चार क्रियाएं नहीं है तो वो पारितंत्र नहीं है। ठीक है, ये चार क्रियाएं जिसमें है वो पारितंत्र है, जिसके अंदर चार की क्रियाएं नहीं है वो पूरी तरीके से पारितंत्र नहीं है। वापस सुनो ध्यान से, जिसमें ये चार क्रियाएं होंगी वो पूरी तरह से पारितंत्र है, और जिसके अंदर ये चार क्रियाएं नहीं हो रही वो पूरी तरह से पारितंत्र नहीं है। कौन कौन सी चार क्रियाएं? पहला उत्पादकता। पहला तो आपका कार्य है वो क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता मतलब किसी चीज का उत्पादन करना, किसी चीज का उत्पादन करना, तो ये पहली प्रोसेस होनी चाहिए, उत्पादकता। समझाऊं? ठीक है, मान लो कि एक जंगल है, जंगल में क्या है? पेड़ भी है, पेड़ भी है, पौधे भी हैं, पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा कि यहां से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इन पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, और सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आप सबको पता है पेड़ पौधे क्या बनाते हैं भैया? प्रकाश संश्लेषण करेंगे और वो अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, खाना बनाने का मतलब क्या है? यहां पर वो क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? भैया कर रहे हैं।
तो यहां पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब उत्पादकता तो है इस जंगल के अंदर, है ना। हमने एक एग्जाम्पल लिया, जंगल का एग्जाम्पल लिया, जंगल के अंदर पेड़ पौधे हैं, बिल्कुल भैया पेड़ पौधे हैं, उन पर सूर्य किरणें पड़ी भैया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में हुआ उन्होंने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, प्रकाश संश्लेषण से उन्होंने खाना बनाया, खाना क्या है, यहां पर उत्पादन किया है उन्होंने, तो यहां उत्पादकता तो हो रही है, पहला कार्य तो हो रहा है इस जंगल के अंदर। दूसरा देखो अपघटन। अपघटन क्या होता है, अपघटन मतलब सड़ाना गलाना, ठीक है, सड़ाना गलाना, ठीक है, अपघटन, डिकम्पोजिशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। उसी जंगल के अंदर जिसके अपन ने पेड़ पौधे देखे थे ना थोड़ी देर पहले, अब उस जंगल के अंदर क्या हुआ भाई, एक दुखद घटना हो गई कि एक जो हिरण जो है उसकी मौत हो गई। भैया ठीक बात है, हिरण मर गई, हिरण मर गई और हिरण मरी पड़ी है। उसके बाद में क्या हुआ, वहां पर उसका सड़न गलन होगी उस हिरण की, है ना, सड़न गलन होगी उस हिरण की, बिल्कुल ठीक बात है। और आप जो थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाएगा, वहां पर जहां पर हिरण की बॉडी पड़ी थी ना, वहां पर बिल्कुल मिट्टी सी हो जाएगी, ठीक है, मतलब उसको पूरा गला दिया गया है, सड़ा दिया गया। तो वो क्रिया क्या है, वो अपघटन है, वो क्या है, अपघटन है। तो ये भी क्या है, उस जंगल के अंदर हो रही है, मतलब दो काम तो उसके अंदर हो रहे हैं, उत्पादन भी कर रहे हैं और वहां पर अपघटन भी हो रहा है, डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। तीसरी चीज देखते हैं, तीसरी चीज है ऊर्जा प्रवाह। ये ऊर्जा प्रवाह क्या होती है, ऊर्जा प्रवाह भी देखो भाई, मैंने कहा कि भैया पेड़ पौधे हैं, बोलकर भैया ठीक बात है, पेड़ पौधे हैं उस जंगल के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, खाना बनाया, बिल्कुल भैया खाना तो ये बनाएंगे। फिर मैंने कहा कि हिरण आई, ठीक है, यहां मान लेते हैं हिरण है जी, कौन आई, हिरण आई, और हिरण ने क्या किया, इन पेड़ पौधों को खाया, इन पेड़ पौधों को क्या किया, खाया, इनको खा लिया, ठीक है। उसके बाद में शेर आया, ठीक है, उसके बाद में कौन आया जी, शेर आया, और शेर ने हिरण को खाया, ठीक। हिरण आई, उसने पेड़ पौधों को खाया, ठीक है। अब पेड़ पौधों के अंदर जो एनर्जी थी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, उसका प्रवाह किसके अंदर हो जाएगा, हिरण के अंदर हो जाएगा। अरे मैं रोटी खाऊंगा तो मेरी रोटी के अंदर जो एनर्जी होगी वो मेरे अंदर आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल भैया आएगी। सेम बात यहां हो रही है कि हिरण ने इन पेड़ पौधों को खाया, ठीक है, इन पौधों को खाया, तो इन पौधों में जो एनर्जी थी वो किसके अंदर ट्रांसफर होगी, हिरण के अंदर। फिर शेर आया, शेर ने हिरण को खा लिया, तो हिरण के अंदर जो एनर्जी थी वो किसके अंदर चली जाएगी, शेर के अंदर चली जाएगी। तो ये क्या है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊर्जा का प्रवाह। भैया जंगल के अंदर ये हो रहा है क्या, बिल्कुल भैया ये जंगल के अंदर हो रहा है, मतलब तीन क्वालिटीज तो जंगल के अंदर पूरी हो रही है, मतलब वो पारितंत्र है। तीसरी बात क्या है, पोषण चक्र, अभी आगे इसकी बात करेंगे ना। तो ये चार जो क्वालिटीज हैं ये होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, पारितंत्र की विशेषताओं की बात करते हैं। पारितंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं, इनके बारे में बात करते हैं। तो पहली है संरचनात्मक घटक, कि पारितंत्र पारितंत्र की जो संरचना है वो किस घटकों से मिलकर बनी हुई होगी, वो क्या है, पारितंत्र के संरचनात्मक घटक हो गए। मैंने शुरू में बता दिया आपको कि पारितंत्र जो वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। तो पारितंत्र की जो संरचना है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई होती है। तो जैविक और अजैविक घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, संरचनात्मक घटक होते हैं पारितंत्र के। फिर बात करें कार्यात्मक घटक कौन कौन से होते हैं। कार्यात्मक घटक अभी थोड़ी देर पहले तो बताया मैंने आपको, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, ये सारे क्या है, पारितंत्र के आपके कार्यात्मक घटक हो गए। फिर मैं अब बात करें स्तर विन्यास, ये अपन आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन ये टर्म यहां पर आ रही है तो अपन बता देते हैं। स्तर विन्यास क्या है, स्तर विन्यास मतलब कि कोई जंगल है, जंगल के अंदर पेड़ भी हैं, बड़ी साइज के जो होंगे उनको क्या कह देंगे अपन, पेड़ कह देंगे, ठीक है। जो मीडियम साइज वाले होंगे उनको क्या कह देंगे, झाड़ियां कह देंगे, और जो बिल्कुल ही घास जैसे होंगे उनको शाक, जड़ी बूटियां ये कह देंगे, ठीक है। तो एक अलग अलग स्तर है या नहीं है, बिल्कुल भैया, पेड़ जो है वो बड़े हैं, उनकी साइज बड़ी है, वो एक अलग स्तर मान लेते हैं, उच्च स्तर है। उसके बाद झाड़ियां हैं, वो क्या है, मध्यम स्तर है। और उसके बाद जो आपकी जो घास फूस हो गया, क्या है, आपकी जो जड़ी बूटियां, क्या हो गया, निम्न स्तर हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि अलग अलग स्तर पर जब हम देखेंगे तो अपन को अलग अलग प्रजातियां अपन को देखने के लिए मिलेंगी। जैसे मैं बात करूं पेड़ों की, जिनकी हाइट बहुत लंबी है, तो मुझे जब मैं पेड़ों को देखूंगा तो मुझे पेड़ों की प्रजातियां दिखेंगी ना, और मुझे पेड़ वाली प्रजातियां तो दिखेंगी, बिल्कुल भैया, उस स्तर, जब मैं उस स्तर की बात करूंगा तो मुझे पेड़ वाली प्रजातियां दिखेंगी। और जब मैं झाड़ियों की बात करूं जिनकी साइज मीडियम साइज के हैं, जब मैं उनको देखूंगा तो मुझे अलग प्रकार की प्रजातियां दिखेंगी, बिल्कुल ठीक बात है। और जब मैं घास फूस देखूंगा, घास और जड़ी बूटियां, इनको देखूंगा तो मुझे अलग प्रकार की प्रजातियां दिखेंगी। ऐसा तो हो नहीं सकता
कि मैं घास को देख रहा हूं और मुझे पेड़ की प्रजाति दिख रही है, नहीं होगा ऐसा ना। तो यही कहना चाह रही है, इसी को कहते हैं स्तर विन्यास कहा जाता है। तो विभिन्न स्तरों पर अलग अलग स्तर पर विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। अलग अलग प्रजातियों पर अपन को अलग अलग स्तरों पर अपन को अलग अलग प्रजातियां देखने के लिए मिलती हैं, इसी को कहते हैं स्तर विन्यास कहते हैं। फिर एक टर्म आती है खड़ी फसल या फिर स्थित शस्य। ये खड़ी फसल क्या है? किसी एक पारितंत्र और पोषण स्तर में बायोमास की कुल मात्रा कितनी है। किसी एक पारितंत्र के अंदर, पूरा एक जंगल है, एक जंगल के अंदर एक जंगल है, ये एक पारितंत्र हो गया, जंगल एक पारितंत्र, ऐसे मान लेते हैं। एक तालाब है, वो क्या एक पारितंत्र है? बिल्कुल भैया ठीक बात है। मैं कह रहा हूं उसके अंदर कुल जैव द्रव्यमान की कितनी मात्रा है, उसको क्या कहेंगे अपन? खड़ी फसल कहेंगे। ठीक है, किसी एक तालाब के अंदर या किसी एक पारितंत्र के अंदर कुल बायोमास कितना है, कुल बायोमास की मात्रा कितनी है, उसको क्या कहेंगे अपन? खड़ी फसल कहेंगे। फिर अगली टर्म आती है स्थायी अवस्था। ये स्थायी अवस्था क्या होती है, ये देख लो भाई। एक पारितंत्र में पाए जाने वाले मिनरल्स की मात्रा, किसी एक पारितंत्र के अंदर मिनरल्स की मात्रा कितनी है, वो क्या हो जाएगा आपका? वो आ जाएगा आपका स्थायी अवस्था हो जाएगा। दोनों में फर्क देखो, खड़ी फसल और स्थायी अवस्था में फर्क देखना। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं किसी एक पारितंत्र के अंदर कुल जैव द्रव्यमान या फिर जैव भार, ठीक है, जैव भार की मात्रा कितनी है, किसी एक पारितंत्र के अंदर जैव भार की मात्रा कितनी है, वो आपका खड़ी फसल हो जाएगा। और किसी एक पारितंत्र के अंदर मिनरल्स की मात्रा कितनी है, कुल मिनरल्स की कितनी मात्रा, वो आपका क्या हो जाएगा? स्थायी अवस्था हो जाएगा। ठीक बात है, आगे बात करते हैं। पारितंत्र के आकार की बात करते हैं। पारितंत्र किस किस आकार का होता है? तो आकार के आधार पर जब हम बात करते हैं तो एक होता नैनो पारितंत्र। नैनो मतलब बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। तो ये छोटी खाई हो गई ना, छोटी खाई हो गई, मान लो उसके अंदर वो चार चीजें हो रही हैं, वहां पर कोई घास भी उगाया, उत्पादन भी हो रहा है, ठीक है। कोई चूहा वहां रहता होगा, वो चूहा कल को मर गया, उसका क्या होगा? सड़न गलन होगी, अपघटन भी हो रहा है, फिर ऊर्जा प्रवाह भी वहां पर हो रहा है कि भाई उस छोटी सी खाई के अंदर घास भी है, चूहा भी है और बिल्ली भी रह रही है। तो घास को चूहा खाएगा और चूहे को बिल्ली खाएगी, तो ऊर्जा प्रवाह भी यहां पर हो रहा है। तो छोटी खाई है तो उसको क्या बोलते हैं? नैनो पारितंत्र। फिर माइक्रो के अंदर जाएंगे आपके तालाब आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैक्रो के अंदर जाएंगे आपकी झील और नदी मैक्रो के अंदर आ जाती है। मेगा के अंदर आ जाएंगे आपके महासागर जो होंगे, वो मेगा पारितंत्र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करें पूर्ण पारितंत्र और अपूर्ण पारितंत्र। ये तो मैंने आपको बता ही दिया थोड़ी देर पहले कि जिसके अंदर वो चार चीजें होंगी वो पूर्ण पारितंत्र है, और जिसके अंदर वो चार चीजें नहीं होंगी वो अपूर्ण पारितंत्र है। जैसे हम बात करें पूर्ण पारितंत्र की, तो सभी संरचनात्मक और कार्यात्मक घटक जिसके अंदर होंगे। संरचनात्मक मतलब जैविक और अजैविक घटक जिसमें होंगे, और कार्यात्मक मतलब आपका उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और आपका पोषण चक्र। ये चार चीजें जिसके अंदर होंगी वो पूर्ण पारितंत्र है जी, है ना। और उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, ठीक है। अपूर्ण पारितंत्र की बात करें तो इनके अंदर, जिसके अंदर इन्हीं में से कोई भी एक चीज नहीं होगी वो अपूर्ण पारितंत्र है, ठीक है। वो पूरी तरह से पारितंत्र नहीं है। इसका एग्जांपल है एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम क्या होता है भैया? अरे एक्वेरियम जो कोठी बंगले वाले लोग होते हैं वो अपने घरों में रखते हैं ना, एक कांच का सा बक्सा, अपनी फिल्मों में देखा होगा और आप लोगों के घर पे होगा किसी के, पानी सा रहता है उसमें, ठीक है, सुंदर सा होता है थोड़ा, और उसमें मछलियां जो है वो गोल्डन कलर की है, तो सुंदर सुंदर मछलियां वो उसमें घूमती रहती हैं। तो वो पारितंत्र है, उसको वो क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र है। और वो क्या पूरी तरह से पारितंत्र नहीं है। कैसे भैया? वो ऐसे क्योंकि उसके अंदर खाना अपने आप नहीं बनता, उसके अंदर उत्पादन अपने आप नहीं हो रहा। उस एक्वेरियम के अंदर जो उत्पादन है वो अपने आप नहीं होता। खाना जो है उन मछलियों को ऊपर से डालना होता है, ठीक है। उनके दाने आते हैं अलग से, वो ऊपर से उनको खाना डालना होता है, अपने आप खाना नहीं बनता। और पारितंत्र के अंदर क्या है? खाना अपने आप बनना चाहिए, इसलिए उनको पूर्ण पारितंत्र नहीं कहेंगे, अपूर्ण पारितंत्र है। गहरे समुद्र की बात करें, ठीक है, गहरे समुद्र के अंदर भी क्या है? जो सूर्य की रोशनी है वो गहरे समुद्र के अंदर नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इससे क्या है? वहां पर खाना जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाता, इसलिए कुछ घटक जो है इनमें एब्सेंट होते हैं। तो एक्वेरियम और गहरे समुद्र आपको ध्यान में रखना है कि ये पूर्ण पारितंत्र नहीं है, ये अपूर्ण पारितंत्र है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर बात करें तीसरा, मानव निर्मित और प्राकृतिक पारितंत्र की। तो मानव निर्मित पारितंत्र कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। खेत हो गया, बगीचे हैं, एक्वेरियम है, ये क्या मानव निर्मित पारितंत्र है। जैसे मैं बात करूं खेत की, तो खेत के अंदर मान लो अपने गेहूं की फसल बोई है, तो खेत के अंदर भाई गेहूं का बीज अपन लगाएंगे तब जाके गेहूं की फसल खड़ी होगी ना। अपने आप गेहूं लग जाता है क्या? नहीं लगता। तो खेत क्या है? मानव निर्मित है। बगीचा जो है अपने आप बगीचा बन जाता है क्या? नहीं बनता। तो वो क्या? मानव निर्मित है। फिर बात करें एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या है? कांच का बक्सा अपने आप बन जाएगा और उसके अंदर मछलियां भी अपने आप आ जाएंगी, ऐसे होता है क्या? नहीं होता। तो यहां पर क्या है? खेत, बगीचे, एक्वेरियम में क्या मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। वही बात करूं प्राकृतिक, तो जंगल, तालाब, मरुस्थल, ये सारे क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र हो गए, ठीक है। आगे बात करेंगे। पहले अपन एनसीईआरटी में आते हैं, हम एनसीईआरटी रीड मारेंगे फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पारितंत्र की प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है, बता चुका हूं आपको, ठीक है।
जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ इनके करते हैं पारस्परिक क्रिया करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि यहां पर जैविक और अजैविक घटक दोनों साथ में रहेंगे ना। तालाब के अंदर पानी है, पानी के अंदर जीव रह रहे हैं, तो जैविक और अजैविक घटक साथ में रह रहे हैं। पारतंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल या फिर महासागर का हो सकता है। कई पारिस्थितिक वैज्ञानिक संपूर्ण जीवमंडल को विश्व ग्लोबी पारितंत्र के रूप में कह सकते हैं। मैंने आपको बताया वैश्विक पारितंत्र या फिर ग्लोबल इकोसिस्टम, ठीक है, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। क्योंकि यह तंत्र बहुत विशाल एवं जटिल होते हैं, इसके लिए इनका अध्ययन करने के लिए तथा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो आधारभूत श्रेणियों में विभाजित करेंगे, स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र, ठीक है। जंगल, घास के मैदान तथा मरुस्थल आदि कुछ स्थलीय पारितंत्र हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। तालाब, झीलें और दलदली क्षेत्र, नदियां, ज्वार, नदमुख, एस्चुरी आदि कुछ जलीय क्या हो गए, आपके पारितंत्र हो गए। मानव निर्मित पारितंत्र में शस्य भूमि हो जाएगी, जल जीवशाला हो जाएगी, माना जा सकता है ना इनको। हम सबसे पहले पारितंत्र की संरचना को देखेंगे, ठीक है, ताकि निवेश, उत्पादकता, ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण, आपको मैंने बताया आहार श्रृंखला, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं ना। आहार श्रृंखला, जाल, पोषण चक्र, ये अपन आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में ना। तथा निर्गम, निम्नीकरण तथा ऊर्जा क्षति का अवबोध कर सके। इसके साथ ही हम चक्रों, श्रृंखलाओं, जाल तंत्रों के संबंधों को भी देखेंगे, जो कि तंत्र के अंतर्गत प्रवाहित इन ऊर्जाओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुए हैं। आगे देखेंगे ना, ऐसे एनसीईआरटी बोल आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ना। पारितंत्र की संरचना एवं क्रियाशीलता की अपन बात करें, ठीक है, ये अपन पढ़ तो चुके हैं लेकिन इंसर्टेड कर लेते हैं। अध्याय 13 में आपने पर्यावरण की ये पहले चैप्टर जो है वो 14th चैप्टर हुआ करता था, इसलिए यहां पर अध्ययन 13 लिख रखा है। अब ये 12वां चैप्टर हो गया, लेकिन एनसीईआरटी यहां पर ही अपना चेंज किया, उसने यहां पर उसने चेंज करना भूल गई है ना, तो अब अध्याय वो यहां पर 11 होना चाहिए ना। आपने पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें दोनों जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। आपने पढ़ा है कि किस प्रकार जैविक एवं अजैविक घटक व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आइए अब इन घटकों को और अधिक समेकित संयुक्त रूप से देखें तथा यह जाने कि पारितंत्र के इन घटकों के अंतर्गत ऊर्जा प्रवाह कैसे संपन्न होता है, अभी बात करेंगे ना। जैविक एवं अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है। जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक परस्पर क्रिया होगी और एक क्या होगा एक भौतिक संरचना जो है वो विकसित होगी। तालाब जो है उसके अंदर पानी भी है और उसके अंदर जीव भी है, दोनों मिलकर आपस में इंटरेक्शन होता है, उनका परस्पर क्रिया करते हैं। तालाब और पानी और जो जलीय जीव है उनके बीच में, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक तालाब बनता है। ठीक बात है। जो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र की विशिष्टता होती है ना, हर पारितंत्र के अंदर ये चीज होगी ही होगी। एक पारितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इन इसकी प्रजातियों के संगठन को प्रकट करते हैं। जैसे मैं बात करूं किसी एक पारितंत्र की, मैं एग्जांपल ले लूं और उस पारितंत्र के मैं पेड़ पौधे और उसके अंदर जो जानवर हैं, ठीक है, उनका मैं क्या करूं, उनको देखूं कि उनकी प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो उसमें मुझे क्या पता लगेगा कि इस पारितंत्र के अंदर इस पारितंत्र का संगठक कैसा है, ये पारितंत्र किस किस प्रजातियों से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लो एक जंगल है 1 किलोमीटर का, उसके अंदर मैं देखूं तो उसके अंदर मुझे क्या दिखे, आम के पेड़ दिख रहे हैं। मतलब क्या है, ये जंगल जो है वो आम के पेड़ों से बना हुआ है, ये पारितंत्र जो है वो आम के पेड़ों की प्रजातियां उनसे बना हुआ है। और समझ में आई ये बात? ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन समझ में आती है इससे, है ना। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। उदाहरणतः एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि होते हैं, ठीक है, सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर पर होते हैं, झाड़ियां द्वितीय स्तर पर होती हैं, और आपकी जड़ी बूटियां, घास जो निचले स्तर पर होती है, धरातलीय स्तर पर होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सारे घटक एक इकाई के रूप में तब क्रियाशील दिखते हैं जब आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। देखो, उत्पादकता बता दिया मैंने आपको ना, चाहिए 4 चीजें होंगी, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र, ये 4 चीजें किसी भी पारितंत्र के अंदर होने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि कल ये रिकॉर्ड हुआ था और लेकिन कुछ इसमें गड़बड़ थी, इसलिए वो पोस्ट नहीं हो पाया। चलो ठीक है, इस पैराग्राफ को मैं पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद में इसको बता देता हूं। समझा देता हूं लेकिन इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझा देता हूं। चलो अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तालाब का एक पारितंत्र है, अपन एग्जांपल लिया भी था थोड़ी देर पहले, और मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या है, इस तालाब के अंदर क्या लगे हैं, पौधे लगे हुए, जलीय पौधे हैं। ठीक है भैया, जलीय पौधे हैं। ठीक है, इन पर क्या आएगी, सूर्य की किरणें आएंगी भैया, बिल्कुल सूर्य की किरणें आएंगी। सूर्य की किरणें आएंगी तो क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ये पौधे बिल्कुल भैया प्रकाश संश्लेषण करेंगे। प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे, बिल्कुल भैया। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है या नहीं हो रहा भैया, उत्पादन हो रहा है। तालाब की बात कर रहे हैं। अब तालाब के अंदर क्या है, जलीय जीव है। ठीक है, इस तालाब के अंदर क्या है, जलीय जीव है भैया, बिल्कुल सही बात आपकी, जीव तो होंगे। ठीक है,
ये क्या है? जीव है जी, जलीय जीव है। ठीक है, ये जलीय जीव आएंगे और इनको खाएंगे। ठीक है, इन पेड़ पौधों को खाएंगे। कौन सी जीव है? जलीय जीव है, लेकिन वो भी पेड़ पौधे खाने वाले हैं ना, तो ये पेड़ पौधे खाएंगे। ठीक बात है। मान लो कल को ये जो जीव है कल को वो मर जाए, ये जीव जो है वो कल को मर जाए। ठीक है, और मरने के बाद में, एक मिनट इसको मार देते हैं, थोड़ा सा इसको मार देते हैं। ठीक है, ये मान लो अब मर गया, तो मरेगा तो क्या होगा? यहां पर कवक और फंजाई बोलो, कवक फंजाई एक चीज होती है, कवक और आपके बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्या करेंगे? इस जीव को क्या करेंगे? सड़ाएंगे, गलाएंगे और इसको क्या मिट्टी में परिवर्तित कर देंगे ना, और फिर इस जीव के अंदर जितना भी क्या होगा आपका खनिज होंगे, मिनरल्स होंगे, वो मिट्टी में चले जाएंगे। बिल्कुल भैया ठीक बात है। मिट्टी में जब चले जाएंगे, मिट्टी में कौन है? मिट्टी में तो ये क्या है? प्लांट लगे हुए हैं। अरे पानी तो भरा हुआ, तालाब के अंदर पानी तो है, लेकिन पानी के पेंदे में क्या है? तल में क्या है? मिट्टी भी तो है ना, उस मिट्टी के अंदर ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो जो मिनरल्स हैं वो इन पेड़ पौधों को मिल जाएंगे। इस प्रकार से साइकिल चलती रहती है। वापस से ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं तालाब का अपन एग्जाम्पल लिया है, बिल्कुल भैया लिया है। तालाब के अंदर क्या है जी? पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल भैया पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, पर प्रकाश आएगा सूर्य का। ठीक है, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया, खाना बनाया, कोई एक जीव आया, जलीय जीव, वो आकर इन पेड़ पौधों को खा गया। कल को मान लो वो जीव मर गया। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में होगा ये, मरने के बाद में होता क्या? सड़न गलन होगी। तो कवक और आपका जो बैक्टीरिया, फंजाई और आपका बैक्टीरिया है, वो क्या करेंगे? उसको सड़ाएंगे, गलाएंगे और उसको मिट्टी में परिवर्तित कर देंगे, और इस जीव के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे वो उस मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिट्टी में कौन होंगे? ये पेड़ पौधे होंगे, इनको वो मिनरल्स वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। अब इसको आगे पढ़ लेते हैं। एक जलीय पारतंत्र के गुण धर्म प्रकृति को समझने के लिए आइए एक छोटे से तालाब का उदाहरण स्वरूप लेते हैं। यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण होगा, है ना, जो हमें एक जलीय पारतंत्र में यहां तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक होगा। अब अपन एक महासागर का एग्जांपल ले लेंगे तो वहां पर अपन फंस जाएंगे। एक तालाब का एग्जांपल लेके यहां पर समझते हैं, ताकि अपन को समझ में भी आ जाए, और आसान, छोटे को समझेंगे तो आसान अपन को समझ में भी आ जाएगा। एक तालाब उथले पानी वाला एक जल निकाय है, जिसमें एक पारतंत्र में के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। एक तालाब के अंदर सारे घटक अपन को सही ढंग से देखने के लिए मिलेंगे। बहुत बड़े महासागर के अंदर अपन कंफ्यूज होते रहेंगे, वो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। पानी एक अजैविक घटक है, बिल्कुल सही बात है, अपन को पता है। उसके अंदर जो जलीय जीव रह रहे हैं वो क्या है? जैविक घटक हो गई, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व का तथा प्रचुर मृदा निक्षेप तालाब की तली में जमा होते हैं। अब तालाब की जो तल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? अकार्बनिक तत्व भी हैं उसके अंदर, और आपके अकार्बनिक तत्व मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, अकार्बनिक तत्व है, और प्रचुर मृदा भी होती है उसके अंदर, मतलब मिट्टी भी नीचे पैंदे में तो मिट्टी होगी ना तालाब के अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। सौर निवेश, ताप का चक्र, दिन की अवधि, लंबाई तथा अन्य जलवायु परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं। अब भैया कितनी देर आपकी सनलाइट आ रही है, सूर्य किरणें कितनी देर पड़ रही है, दिन कितना लंबा हो रहा है, ठीक है, कितना छोटा हो रहा है, उस पर क्या निर्भर करेगा कि जो आपका तालाब है उसकी क्रियाएं कैसी चलेंगी, है ना। अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो क्रियाएं जो है अफेक्ट होंगी तालाब की, तालाब में जो काम चल रहे हैं वो सारे क्या होंगे? प्रभावित होंगे। उसके अलावा अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी उसके काम प्रभावित होंगे। तो डिपेंड करेगा कि कितनी देर क्या तापक्रम चल रहा है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, कितनी देर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, दिन की लंबाई कितनी, इन सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा, इन सारी चीजों का उस पर फर्क पड़ेगा। स्वपोषी घटक, इसमें स्वपोषी घटक कौन है? स्वपोषी किसको कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और तालाब के अंदर स्वपोषी कौन है? यही पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, इनको क्या कहेंगे? मतलब स्वपोषी कहेंगे। तो स्वपोषी घटक कौन है यहाँ पर? पादप लवक हो गए, कुछ काई, सवाल हो गया, तालाब के अंदर कौन? शैवाल हो गए, ठीक है, तथा पलवक हो गए, ठीक है, पादप पलवक हो गए, एवं निम्न तथा किनारों पर, सीमांत तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं। और जो तालाब के किनारे हैं वहां पर आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको देखने के लिए मिलते हैं, बिल्कुल भैया तालाब के किनारे पर होंगे, देखने के लिए मिलते हैं। उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व प्राणी पलवक तथा स्वतंत्र पलवी एवं जलीय वासी जीव जो है जीव स्वरूपों द्वारा पारतंत्र किया जाता है। अब यहां पर ये तो क्या हो गया? आपके उत्पादन करने वाले, है ना, ये तो क्या स्वपोषी हैं। इनको खाने वाले जो होंगे ना, जो जीव इनको खाएंगे, उनको क्या कहेंगे? अपन उपभोक्ता कहेंगे। जो उनका भोग करेंगे उनको क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। ठीक बात है ना। तो ये जो जीव है वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपके प्राणी पलवक हो सकते हैं, स्वतंत्र पलवी हो सकते हैं, तलीय वासी जीव हो सकते हैं, मतलब जलीय जीव हैं, ठीक है, तो वो इनको खाएंगे, ठीक है। अपघटक के उदाहरण कवक और जीवाणु जो विशेष रूप से तालाब की तली में प्रचुरता में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? तालाब की जो तल है उसमें प्रचुरता में ये पाए जाते हैं। कौन है? आपके कवक और जीवाणु, ठीक है।
यह तंत्र किसी भी पारतंत्र और कुल मिलाकर जीवमंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं। और इस पारतंत्र में आपको सारी क्रियाएं मिल रही हैं, आपको ऊर्जा प्रवाह भी दिखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब इन प्लांट्स के अंदर जो ऊर्जा होगी वो इस जीव के अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा प्रवाह भी हो रहा है। कल को ये जीव मर गया तो ये कवक और बैक्टीरिया जो इसका अपघटन करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, सड़ाएंगे, लाएंगे, तो ये क्या अपघटन भी अपन को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये तंत्र किसी भी पारतंत्र की सभी प्रक्रियाओं का निष्पादित करते हैं, अर्थात स्वपोषियों द्वारा सूर्य की विकिरण ऊर्जा के उपभोग से अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलना। अब स्वपोषी जो आपके प्लांट्स जो है, ये प्लांट्स, ठीक है, इनमें सूर्य किरणें पड़ी, इन्होंने खाना बनाया। खाना कैसे बनाते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण के अंदर होता क्या है? अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदलते हैं। इनऑर्गेनिक जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में बदलेंगे। ठीक है, विभिन्न स्तरों के प्रपोषितों द्वारा स्वपोषकों का भक्षण होगा। अब क्या होगा? ये जीव जो है अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, कुछ मछलियां होंगी, कुछ अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, और वो क्या करेंगे? इन स्वपोषकों ने इन प्लांट्स का भक्षण करेंगे, इनको खाएंगे। ठीक बात है, भक्षण करेंगे। मर्त जीवों की सामग्रियों का अपघटन एवं खनिजीकरण कर स्वपोषकों के लिए मुक्त करना, इस घटना की पुनरावृत्ति बारंबारता होती है। ये जो जीव हैं ये तो इनका भक्षण करेंगे, मतलब इनको खाएंगे। मान लो इनमें से कोई जीव मर गया तो ये कवक और बैक्टीरिया क्या करेंगे? इनको सड़ाएंगे, गलाएंगे, और सड़ाने गलाने के बाद में इस जीव से, जो भी मरा उस जीव से कुछ मिनरल्स निकलेंगे, खनिज निकलेंगे। वो खनिज कहां चले जाएंगे? मिट्टी में समाहित हो जाएंगे, और मिट्टी में जाने के बाद में वो खनिज किसके पास में चले जाएंगे? मिट्टी में कौन है? इस पेड़ पौधे, इनको वो वापस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से एक चक्कर जो है वो चलता रहता है, ऐसी प्रोसेस बार बार होती रहती है। ठीक है, ऊर्जा की एक दिशीय गतिशीलता उच्च पोषक स्तरों की ओर तथा पर्यावरण में इसका अपव्यय और उष्मा के रूप में हानि होती है। ठीक है, अब इस उष्मा की हानि को अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, यहां पर जो आपका जो ऊर्जा प्रवाह है वो एक दिशा में होता है, एक दिशा में ही होगा। मान लो ये क्या है? प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने खाया? जीव ने खा लिया। तो जीव जो है यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, एक दिशा के अंदर होगा। ऐसा थोड़ा ना कि भाई जीव को प्लांट ने खा लिया, भाई कोई एक बकरी जा रही थी और एक ऊपर से पेड़ जो है उसने पकड़ के बकरी को खा लिया, ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है, तो ये एक दिशा गतिशीलता होती है। ठीक है, जो उच्च पोषक स्तरों पर ये जाती रहती है, और इसके अंदर ऐसा नहीं कि भाई जितनी प्लांट के अंदर एनर्जी थी वो सारी की सारी जीव के अंदर चली जाती है, ऐसा नहीं होता। प्लांट के अंदर जितनी एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा ही क्या है? जीव के अंदर जाता है। वो कितना हिस्सा जाता है अभी आगे अपन बात करेंगे, लेकिन सारी की सारी प्लांट की एनर्जी जीव के अंदर नहीं ट्रांसफर होती। ठीक बात है क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे उत्पादकता की, बात करते हैं। जो उत्पादकता की बात करते हैं, उत्पादकता क्या है? ठीक है, उत्पादकता में पढ़ते हैं, प्राथमिक उत्पादन को पहले पढ़ते हैं ना। प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? किसी एक क्षेत्र में सभी पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित बायोमास की मात्रा। पहले उत्पादकता पढ़ेंगे, फिर अपघटन, फिर आपका ऊर्जा प्रवाह, ऐसे टॉपिक अपन पढ़ते हैं, वो चारों पढ़ना है आपको ना। प्राथमिक उत्पादन क्या है? किसी एक क्षेत्र के अंदर, कोई एक क्षेत्र है, बिल्कुल कोई क्षेत्र है, उसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, बिल्कुल भी करेंगे प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में कुल कितना बायोमास जो है, कुल कितना जैव भार जो है वो उत्पादन कर रहे हैं, वो क्या होता है आपका? वही आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। वापस बोल रहा हूं, कोई एक किलोमीटर का एरिया है, एक जंगल है, उसके अंदर मान लो जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कुल बायोमास की कितनी मात्रा जो है वो उत्पादन कर रहे हैं, वो क्या होगा? आपका प्राथमिक उत्पादन होगा। एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी एक क्षेत्र के अंदर कोई एक एरिया है, उसके अंदर सारे प्लांट्स को मिलाकर, जितने भी प्लांट है उस एरिया के अंदर सबको मिलाकर वो कुल कितना बायोमास बना रहे हैं, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वही क्या होता है जी? आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। ठीक है, अब प्राथमिक उत्पादन को अपन मापना है तो किस में माप सकते हैं? एनर्जी में माप लो और भार के अंदर माप लो। अगर मैं इसको द्रव्यमान में इसका मापन करूं तो कैसे मापन करूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर में, पर मीटर स्क्वायर में कितना किलोग्राम बन रहा है। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी कि 1 kg पर मीटर स्क्वायर, है ना, कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना किलो बन रहा है, वो आपका यहां पर यूनिट हो जाएगी। अगर मैं इसको ऊर्जा में इसका मापन करूं तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर में कितनी किलो कैलोरी बन रही है, ये क्या हो जाएगा? मापन हो जाएगा। अब बात करें प्राथमिक उत्पादकता, ये क्या है? उत्पादन है। उत्पादकता की बात करते हैं। उत्पादकता और उत्पादन में फर्क है। देखो, प्राथमिक उत्पादकता क्या है? यह प्राथमिक उत्पादन की दर है। क्या है? प्राथमिक उत्पादन की दर है। प्राथमिक उत्पादन समझ में आया ना? प्राथमिक उत्पादन क्या होता है? किसी एक क्षेत्र के अंदर सभी पादपों, सभी पौधों द्वारा, सभी पेड़ों द्वारा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कुल बायोमास की कितनी मात्रा बनेगी, वो आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। और उसकी दर कितनी है, किस रेट पर वो बन रहा है, वो बायोमास जो है, वो जैव भार, जो जैव द्रव्यमान जो है, वो किस रेट पर बन रहा है, किस दर पे बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। भैया नहीं समझ में आ जाओ, वापस समझो।
मैं कह रहा हूं इस डेफिनेशन को ध्यान से देखो। ये डेफिनेशन कहती है कि किसी एक क्षेत्र के अंदर सभी प्लांट्स द्वारा कुल कितना बायोमास बन रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, वो क्या था आपका प्राथमिक उत्पादन होता है। लेकिन यहां पर किसी टाइम की बात करी क्या? टाइम की बात करी गई है क्या? नहीं करी गई। अरे भाई आपने कह दिया कि किसी एक क्षेत्र के अंदर कितना उत्पादन हो रहा है, लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि कितने समय में हो रहा है, कितने समय में हो रहा है। बोला कि भाई लेकिन नीट लड़के ने नीट क्लियर कर ली, और टाइम तो बताओ कितने का साल में करी, 10 साल में करी है, ठीक है, 1 साल में करी है, ठीक है, तो वो भी तो पता होना चाहिए ना अपन को। तो यहाँ पर टाइम है, ठीक है, तो वो रेट पर अपन को पता करनी है ना। ये थोड़ा दुख तेनस पर हाथ रख दिया, ठीक है। चलो यह प्राथमिक उत्पादन की दर है, ठीक है। यूनिट की बात करें, कोई मैटर नहीं करता ना, टेंशन में बता जाना मजाक की, ठीक है। यह प्राथमिक उत्पादन की दर है, ठीक बात है। यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? प्राथमिक उत्पादकता की यूनिट क्या हो जाएगी? किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी किलो कैलोरी बनी है। यहां पर देखो एक साल के अंदर एक टाइम अवधि आ गई, एक समय अवधि आ गई, मतलब इस समय के अंदर कितना बना है। इसका मतलब यहां पर क्या है, अपन को दर पता चलेगी भाई किस रेट पर वो बना रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, किस रेट पर काम चल रहा है, ठीक है। अब मान लो भाई अपन को मान लो एक घर बनाना है, ठीक है, एक घर बनाना है और 3-4 कमरे हैं उस घर के अंदर, ठीक है। अब वहां पर अपन ने क्या कि भाई ये घर बनाया है, ठीक है। अब फिर बात करें कि भाई और एक पड़ोसी बना घर बना रहा है, दोनों को अपन कंपेयर करें कि भैया आपने दोनों घर सेम बने, आपने ये घर कितने दिनों में बनाया है, तो एक कहे भाई घर बना लिया, मैंने नहीं पता भाई कितने दिनों में करवाया, ऐसा थोड़ा ना होता है, ठीक है। अब एक कहे कि भाई हमने 5 महीने में घर बना है, एक कहे कि हमने 4.5 महीने में घर बना है। तो यहां पर पता लगेगा कि भाई ये जो 5 महीने वाले हैं मिस्त्री हैं, ये थोड़ा सा काम स्लो करते हैं। जब दोनों का नक्शा डिजाइन सब कुछ सेम है, तो भाई ये 5 महीने वाले थोड़ा सा काम स्लो करते हैं, मिस्त्री जो थोड़ा काम स्लो करते हैं, और 4.5 महीने वाले क्या थोड़ा सा फास्ट करते हैं। पता लगाया नहीं लगा अपन को, ठीक है, पता लगा ना अपन को कि कौन फास्ट करता है कौन स्लो करता है। अगर अपन को ये नहीं पता होता कि कितने समय में इन्होंने काम किया है, तो हम कैसे बता पाते भाई कि कौन सा इनमें ज्यादा फास्ट काम करता है, कौन ज्यादा जल्दी काम करके देगा अपन को। सही बात है क्या? सही बात है। चलो, तो ये बात यहां पे है कि जो उत्पादन हो रहा है वो एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में कितनी कैलोरी ऊर्जा बन रही है, या फिर एक साल में 1 मीटर स्क्वायर में कितना केजी बन रहा है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी इसकी प्राथमिक उत्पादकता की। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग क्या है? दो तुलना करवाई अपन ने, मिस्त्रियों दोनों की तुलना करवाई ना, एक 5 महीने में काम करे, 4.5 महीने में, वैसा ही काम होगा। इसका उपयोग 2 पारतंत्र की तुलना करने के लिए किया जाता है, 2 अलग अलग पारतंत्र की तुलना करने के लिए किया जाता है। मान लो 1 किलोमीटर का एरिया राजस्थान में, 1 किलोमीटर का एरिया क्या है यहाँ पर यूपी में है, ठीक है। दोनों क्या है? जंगल है 1 किलोमीटर के, ठीक है। अब यहां पर दोनों को कंपेयर कराएंगे। जो यूपी वाला है उसके अंदर मान लो कि अलग किलो कैलोरी बन रही है, मान लो 1000 किलो के जो 1000 केजी बन रहा है, ठीक है, उसकी उत्पादकता इतनी है, एग्जांपल के लिए 1000 केजी थोड़ी ना होगी ना। और राजस्थान वाले की क्या है, थोड़ी सी मैं अपने ले लेता हूँ, 1100 केजी है, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको, 1100 केजी है, ठीक है। तो 1100 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब दोनों तुलना करवा ली ना अपन ने, ठीक है, हाँ पता रहेगा अपन को। तो ये क्या है, प्राथमिक उत्पादकता की दर हो गई, ठीक है। चलो फिर बात करें प्राथमिक उत्पादकता की प्रकार की बात करते हैं, प्राथमिक उत्पादकता की प्रकार की बात करते हैं। तो एक होती है सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसको अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीपीपी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, सकल प्राथमिक उत्पादकता यह बायोमास उत्पादन की कुल मात्रा होती है, ठीक है। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? बायोमास के उत्पादन की कुल मात्रा, कि भाई कुल कितना बायोमास बना है, ठीक है। एक प्लांट जो है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। चलो ये कल मैंने बताया, मैंने रिकॉर्ड हो गई थी क्लास ये, चलो लेकिन वापस कर रहे हैं, मजा नहीं आया यार उसमें। एक प्लांट है जी, एक प्लांट है, इस पर सूर्य किरणें पड़ी, इस पर सूर्य की किरणें पड़ी भैया, सूर्य की किरणें, ठीक है। और सूर्य की किरणें पड़ने के बाद में इसने क्या बनाया, इसने फोटोसिंथेसिस किया, बिल्कुल भैया, प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण करने के बाद में इसने क्या बनाया, खाना बनाया। खाना कितना बनाया जी, मान लो इसने 10 केजी बनाया, इसने ना 10 केजी क्या बनाया, बायोमास बनाया, जैव भार जो इसने 10 केजी बनाया, 10 किलो बनाया, ठीक बात है। तो ये 10 किलो बनाया ना, तो कुल कितना जैव भार बनाया इसने, 10 किलो बनाया है। तो ये 10 किलो क्या है, इसका सकल प्राथमिक उत्पादकता है। इसका इसने कितना उत्पादन किया, 10 किलो का। तो 10 किलो क्या है यहाँ पर, सकल प्राथमिक उत्पादकता है। कुल कितनी उत्पादन कर रहे हैं वो क्या होती है, सकल प्राथमिक उत्पादकता। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक कंपनी बनाई, मान लो हमने क्या बनाई, एक कंपनी बनाई, ठीक है। और महीने का उस कंपनी में कितना जो है आपका, जो आपकी आय जो कितनी हुई, इनकम कितने की हुई भैया, वो आपकी 1 लाख की हमारी इनकम हुई, ठीक है, 1 लाख की इनकम हो गई महीने की। अब क्या करना है, अब उस 1 लाख को क्या करो आप भाई, जो आपके इंप्लॉई है, 3 हमने इंप्लॉई रखे, 10-10 हजार रुपए उनमें अपने इंप्लॉई रख लिए, ठीक है। तो 30,000 तो महीने के उनको देने पड़े अपन को, 10 से 3 रख रखे हैं, तो 10-10 हजार, 30,000 तो ये गए, 30,000 गए, ठीक है।
उसके बाद में 5,000 का हमारा बिजली का बिल आ गया, 35,000 गए, ठीक है। उसके बाद में 5,000 का और खर्चा आ गया, कस्टमर आए, उनकी चाय वाय पिलाई अपन ने, 5,000 और खर्चा आ गया, तो 40,000 गए। उसके बाद में अपन ने वहां भाई घर से लेके वो कंपनी के ऑफिस तक अपन ने गाड़ी में भी गए होंगे, बाइक पे भी गए होंगे, तो वो तेल का खर्चा आ गया, ठीक है, 45,000 गए। और मोटा मोटी करके देख लेते हैं, पर 50,000 का अपन ने खर्चा निपटा दिया। 1,00,000 की कमाई हुई थी, 50,000 अपने से ले गए। कुल अपने पास में बचे कितने? घर वालों को देने के लिए कितने बचे? 50,000 ही तो बचे, ठीक है। और मम्मी पापा को देने के लिए कितने बचे? 50,000 ही तो बचे अपने पास में। बिल्कुल ठीक बात है भाई आपकी, है ना। तो 1,00,000 अपने कमाई कितनी होगी? 1,00,000 की। तो 1,00,000 क्या है यहां पर? सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, इसको कहेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता। कुल कितनी कमाई हो रही है? वो सकल प्राथमिक उत्पादकता। और इस 1,00,000 में खर्चा कितना हो गया भैया? 50,000 का हो गया, ठीक है। तो 50,000 अपन ने निकाल दिए, ठीक है। अब कितने बचे अपने पास में? 50,000 बचे। ये क्या है? नेट प्राथमिक उत्पादकता। जो अपने पास में बचता है उसको अपन नेट प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं, और जो अपने पास में बनता है उसको अपन कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो आज समझते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता, यह बायोमास उत्पादन की कुल मात्रा होती है। और नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? यह बायोमास की वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है उसकी बात कर देंगे ना भैया। वास्तविक वृद्धि का मतलब, मैंने कहा इस प्लांट ने जो है सूर्य किरणें पड़ने से 10 किलो इसने क्या बनाई? जैव भार बनाया। अब 10 किलो में से ये प्लांट जो इसके खुद के काम भी होंगे, खुद के काम भैया प्लांट के पास में क्या काम होते हैं? अरे यार ये भी तो क्या करेगा? अपना श्वसन क्रिया करेगा, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, बिल्कुल भैया एनर्जी लगेगी। उसके अलावा ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, उसमें भी काम करने में एनर्जी लगती है। अपन खाना बनाते हैं उसमें एनर्जी लगती है ना, लगती है, तो उसको भी एनर्जी चाहिएगी। तो मान लो उस एनर्जी में इसने इस 10,000 में से कितना? 2 किलो जो है, सॉरी 10 किलो में से 2 किलो जो है ये खुद खा गया, ठीक है। 2 किलो की एनर्जी क्या होगी? लॉस कर दी। अब कितना बचा? अब 8 किलो ही बचा। 8 केजी तो शेष हुआ ना। मैं कह रहा हूं इस प्लांट ने 10 किलो बनाया था, उसमें से 2 किलो खुद खा गया, कितना बचा? 8 किलो। तो 8 किलो यहां पर क्या है? नेट आपकी प्राथमिक उत्पादकता है। ये 10 किलो क्या बनी थी? ग्रोस आपकी, सॉरी सकल प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता है, ठीक है। और मैं बात करूं 2 किलो इसमें से माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि इसने क्या, प्लांट की खुद की आवश्यकताएं हैं, और फिर अपने पास में बचा कितना? 8 किलो बचा, ठीक है। ये क्या? नेट प्राथमिक उत्पादकता। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? बायोमास की वास्तविक वृद्धि कितनी हुई है वो होती है, ठीक है। अब एनपीपी, इसको शॉर्ट में कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एनपीपी को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर, ठीक है। एग्जाम में पूछेगी ये इक्वेशन, ठीक है, ध्यान में रखना। जीपीपी क्या है? आपकी सकल प्राथमिक उत्पादकता। अगर मैं सकल प्राथमिक उत्पादकता से जो अपनी हानि हुई है, श्वसन हानि हुई है, उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास में नेट प्राथमिक उत्पादकता है वो आ जाएगी, बिल्कुल भैया। अगर मैं 10 किलो में से 2 किलो घटा दूंगा तो मेरे पास में 8 किलो आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? 8 किलो क्या है? नेट प्राथमिक उत्पादकता। ये क्या? सकल प्राथमिक उत्पादकता 10 किलो, और 2 किलो क्या है? यहाँ पर श्वसन में हानि जो हुई है वो है, ठीक है। तो 10 सकल प्राथमिक उत्पादकता में से श्वसन हानि को मैं जब घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, नेट प्राथमिक उत्पादकता आ जाएगी, ठीक है। अगले पोषण स्तर के लिए केवल एनपीपी अवेलेबल होती है। अगला जो पोषण स्तर है उसके लिए क्या होती है? एनपीपी ही अवेलेबल होती है भैया। ये वाली लाइन समझाओ मैं कहता हूं, देखो ये पौधा है, ठीक है, यहां पर क्या आएगी? हिरण आएगी, ठीक है, हिरण आएगी, हिरण इस पौधे को खाएगी, हिरण इस पौधे को खाएगी, ठीक है। तो हिरण जो है वो अगला पोषण स्तर है। हिरण क्या है? अगला एक पोषण स्तर तो ये पेड़ का हो गया, अगला पोषण स्तर क्या है? हिरण है, ठीक है। तो हिरण के पास में कुल कितनी एनर्जी रहेगी? हिरण के पास में, हिरण को खाने के लिए कुल कितना मिलेगा? वो 8 किलो मिलेगा, ठीक है। पेड़ ने बनाया तो 10 किलो था, लेकिन 10 में से 2 तो खुद खा गया, तो हिरण के लिए कितना अवेलेबल रहेगा? हिरण के लिए सिर्फ 8 किलो अवेलेबल रहेगा। तो जो अगला पोषण स्तर होता है उसके लिए सिर्फ एनपीपी ही अवेलेबल होती है, नेट प्राथमिक उत्पादकता जो बचती है वही अवेलेबल होती है। चलो द्वितीयक उत्पादकता की बात करते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ताओं में बायोमास की मात्रा में वृद्धि, ठीक है। जो उपभोक्ता है उनके अंदर बायोमास में, जैव भार में कितनी वृद्धि हुई है उसको द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अभी समझाता हूं उसको, ठीक है। ये कल क्लास हुई थी, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। जी एक प्लांट है, बिल्कुल भैया प्लांट है, और यहां पर क्या? एक हिरण आई, ठीक है, इसने इस प्लांट को खा लिया, ठीक बात है, खा लिया। हिरण जो है उसने प्लांट को खाया, उसको खाने के बाद में हिरण के अंदर कुल कितना जैव भार में वृद्धि हुई, ठीक है भाई। हिरण जो वो घास चर के गई, घास चरने के बाद में हिरण के अंदर कुल कितना जैव भार जो उसमें वृद्धि हुई, उसको क्या कहते हैं अपन? उसको कहते हैं द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। एक मिनट दीजिए, उसको क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है, ठीक बात है। तो प्राथमिक उत्पादकता हो गई अपनी और द्वितीयक उत्पादकता हो गई। चलो जी, अब आपकी प्राथमिक उत्पादकता जो निर्भर किस पर करती है, किस किस चीज पर निर्भर करती है उनके बारे में बात करते हैं। तो पौधों की प्रजातियों का प्रकार कैसा है उस पर निर्भर करती है। भाई पौधे किस प्रजाति के उस पर क्या उत्पादकता निर्भर करेगी। मान लो हमने भाई खेत
अपने खेत जो है उसमें फसल उगाई है और फसल जो है वो बढ़िया क्वालिटी की है, उसकी जो वैरायटी जो अपन लाए हैं बीज की जो वैरायटी वो बढ़िया क्वालिटी की है, तो उत्पादन भी बढ़िया ही होगा, ठीक है। और अपन रद्दी क्वालिटी का बीज लेके आएंगे तो वो रद्दी क्वालिटी की उसका उत्पादन होगा। तो पौधों की जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार की हैं उस पर भी उत्पादन निर्भर करता है, ठीक बात है। पारितंत्र का प्रकार कैसा है, पारितंत्र जो है आपका उसका प्रकार कैसा है उस पर भी निर्भर करता है उत्पादन। मान लो खेत का एग्जांपल ले लेते हैं, आपका रिलेट कर पाओगे। खेत जो है उसके अंदर मान लो मिट्टी जो है वो एकदम बालू रेत है, ठीक है, उसके अंदर खाद कोई डाली नहीं, तो क्या कहां से उत्पादन होगा, नहीं होगा भैया, ठीक है। तो पारितंत्र का जो प्रकार है उस पर निर्भर करता है कि उत्पादन कैसा होगा, स्थिति कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, तापमान कैसा है, वर्षा कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। मान लो फसल उगाई अपन ने और बहुत ज्यादा क्या धूप पड़ गई, बहुत ज्यादा क्या सर्दी पड़ गई तो भी फसल खराब हो जाएगी, और बहुत ज्यादा अगर बारिश आ गई तो भी फसल खराब, और बारिश नहीं आई तो भी फसल खराब। तो स्थितियां कैसी है उस पर भी क्या है निर्भर करेगा कि उत्पादन कैसा होगा, ठीक है। प्राथमिक उत्पादकता की तुलना करें, ठीक है, प्राथमिक उत्पादकता की तुलना करते हैं। मैं बात करूं धरती पर क्या है, दो अपने पास में क्या है, दो अपने जल, एक तो है अपने पास में भूमि है धरती पर, और क्या है जल है, ठीक है। धरती है, धरती जो अपनी उस पर क्या है, एक तो जल है और एक भूमि है, मिट्टी, ठीक। तो भूमि का जो एरिया अपने पास में जो लैंड एरिया है वो कितना है, वो 30% है ना। पूरी पृथ्वी पर जो लैंड एरिया है, भूमि का जो क्षेत्र है वो कितना है, वो 30% ही है। और वही मैं बात करूं जो जलीय जो क्षेत्र है वो कितना है, वो 70% है। अब यहां पर उत्पादन की बात करते हैं कि कौन कितना उत्पादन करता है। तो भूमि की जब मैं बात करूं तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, वो 30% होगा, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है उत्पादन वो कितना है, 115 बिलियन टन है। भूमि के पास में एरिया कितना 30%, लेकिन उत्पादन कितना 115 बिलियन टन। अब बात करते हैं जल की, तो जल के पास में कुल क्षेत्रफल कितना है, वो 70% है, लेकिन उत्पादन की बात करें तो 55 बिलियन टन। कहां 115 बिलियन टन, कहां 55 बिलियन टन। तो एरिया जो है वो जल के पास में ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्शन किसका ज्यादा है, वो भूमि का ज्यादा है। भूमि के पास में एरिया कम है लेकिन प्रोडक्शन अधिक है, 115 बिलियन टन है, याद रखना आपको एग्जाम में आया हुआ है। 115 बिलियन टन किसका है, भूमि का। और जल का एरिया ज्यादा है 70% है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 55 बिलियन टन ही है। और संपूर्ण जीवमंडल की बात करें, पूरे जीवमंडल की बात करें तो पूरे जीवमंडल के अंदर तो भूमि भी आ जाएगी और आपका जल भी आ जाएगा। तो भूमि वाले प्रोडक्शन को और जल वाले प्रोडक्शन को दोनों को जोड़ दो, आपके पास में पूरे संपूर्ण जीवमंडल का आ जाएगा। भूमि का कितना था 115 और आपके जल का कितना था 55 बिलियन, ठीक है। तो 115 और 55 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 170 बिलियन टन आएगा। तो 170 बिलियन टन किसका हो जाएगा, पूरे जीवमंडल का 170 बिलियन टन क्या हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ है। चलो अब आप पूछोगे भाई भूमि पर ऐसा क्यों है कि भूमि के पास में भाई एरिया तो कम है, क्षेत्रफल कम है, उसके बाद में भी उत्पादन ज्यादा हो रहा है, ऐसा क्यों। मैंने कहा ऐसा इसलिए कि प्रकाश की उपलब्धता है, ठीक है। धरती जो है आपकी जो लैंड जो एरिया है, धरती पर तो दोनों चीजें, लैंड एरिया जो है उस पर क्या है प्रकाश जो वो अच्छे से पहुंच पाता है, इसलिए उत्पादन वहां पर अधिक होता है। अब आप कहोगे भैया भूमि पर भी जो लैंड एरिया है उसमें भी ज्यादा किसके अंदर होगा, अलग अलग जो क्षेत्र है उनके अंदर होगा। देखो जब बात करें अपन उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिकल जो आपकी फॉरेस्ट है, उनके अंदर सबसे अधिक क्या होता है, उत्पादन होता है। उससे कम किसके अंदर, शीतोष्ण वन के अंदर है ना। पिछले चैप्टर के अंदर इसका थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट बता भी दिया था ना, शीतोष्ण वन के अंदर है ना। शीतोष्ण वन कौन से हो गए, टेम्परेट आपके जो फॉरेस्ट हो गए। फिर उससे कम किसकी बात करें, घास के मैदान जो हो गए उनके अंदर और कम होता है, अल्पाइन फॉरेस्ट है ना। और सबसे कम देखें तो टुंड्रा फॉरेस्ट जो होते हैं उनके अंदर और भी कम क्या होता है, आपका उत्पादन होता है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक बात है। अब बात करें जल की, ठीक है, जल की तो कोरल रीफ और जो कोरल रीफ या जो मूंगा चट्टान जो होते हैं उन पर क्या अधिकतम आपको प्रोडक्शन जो है उत्पादन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। जल में बात करें भूमि पर तो ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है, और जल की बात करें तो कोरल रीफ और जो या फिर जो मूंगा चट्टान जो है वहां पर आपको अधिकतम उत्पादन देखने के लिए मिलता है। जल के अंदर समशीतोष्ण जो महासागर है वहां पर आपको प्रोडक्शन अधिक देखने के लिए मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय महासागर के अंदर कम देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहां पर उल्टा है, भूमि और जल के अंदर उल्टा है। जल के अंदर आपको होता है उष्ण कटिबंधीय जो वन है वहां पर सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है उत्पादन, ठीक है। और जल के अंदर समशीतोष्ण जो महासागर है वहां पर आपको ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, किसके कंपेयर में, उष्ण कटिबंधीय महासागर। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस, ठीक है। कृत्रिम पारतंत्र की बात करें तो कृत्रिम पारतंत्र कौन से होते हैं, खेत होते हैं ना। इसमें अधिकतम किसका है, गन्ने के जो खेत है वो एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी ने, तो अपन को याद रखना है। अब यहां पर अपना उत्पादकता जो पहला अपना पॉइंट है वो अपना कंप्लीट हो गया। इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं, आ जाओ। उत्पादकता किसी भी पारतंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर
की ऊर्जा की निरंतर निवेश इनपुट की आधारभूत आवश्यकता होती है। किसी पारतंत्र को क्रियाशील अगर रहना है तो अपने को सूर्य की ऊर्जा जो है उसकी लगातार जरूरत अपने को पड़ती रहेगी। बिल्कुल भैया, प्रकाश संश्लेषण करना है तो सूर्य की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादन क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पादप हैं उनके द्वारा एक निश्चित समयावधि, एक टाइम के अंदर, ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्र, एक इकाई क्षेत्र के अंदर पर मीटर स्क्वायर मैंने आपको बताया, ठीक है, द्वारा उत्पन्न गए कितना जैव मात्रा उन्होंने उत्पन्न करी है उसको क्या कहेंगे अपन? प्राथमिक उत्पादन कहेंगे। जैसे अपन बात करें भार की बात करें तो उसको पढ़ने के लिए यहाँ पर ग्राम में लेगा, अपन किलोग्राम में पढ़ लिया था, केजी पर मीटर स्क्वायर। और ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में पढ़ लिया था के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैव मात्रा की उत्पादन की दर को अपन देखें, उत्पादकता को अगर अपन देखें, दर क्या है? उत्पादकता को अपन देखें तो इसको अपन क्या कर देंगे? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिससे विभिन्न पारतंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। ठीक है, इसे अलग अलग पारतंत्रों की तुलना कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, राजस्थान यूपी वाला। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता या तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता मैंने आपको बता दी, इसको कुल प्राथमिक उत्पादकता भी कह सकते हैं, और नेट प्राथमिक उत्पादकता मैंने आपको बताई। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। ठीक है, कोई पारितंत्र है उसके अंदर सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? कुल कितने बायोमास बना, कुल कितना जीव मात्रा बन रही है उसको कहते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा पादपों में श्वसन द्वारा उपयोग की जाती है, और जितना बना है सकल प्राथमिक उत्पादकता होती है उसमें से कुछ मात्रा जो कहां चली जाती है? श्वसन क्रिया में चली जाती है। प्लांट जो कुछ श्वसन क्रिया करते हैं तो उस श्वसन क्रिया में उसको काम में ले लेते हैं, तो वो थोड़ा एनर्जी लॉस है ना। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं तो क्या आ जाएगी? नेट प्राथमिक उत्पादकता अपने सामने आ जाती है। जैसे बात करें जीपीपी माइनस आर कर दें, जीपीपी में से अपन अगर आर घटा दें तो अपने पास में क्या आ जाएगी? एनपीपी आ जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, नेट प्राथमिक उत्पादकता आ जाती है। नेट प्राथमिक उत्पादकता प्रपोषितों की खपत शाक बक्सी या अपघटक के रूप में के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। ठीक है, द्वितीयक, अब मैंने आपको बता दिया नेट प्राथमिक उत्पादकता कौन सी होती है, वो जो अभी हिरण इस प्लांट को खाएगी तो हिरण के लिए कितनी उपलब्ध है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी? नेट प्राथमिक उत्पादकता होती है, बता चुका हूं आपको। द्वितीयक उत्पादकता क्या होती है? और द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं में नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर को कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि कोई हिरण है वो घास चरने गई, घास चरने के बाद में उस हिरण के अंदर कितनी जैव मात्रा में वृद्धि हुई, वो क्या होगी? आपकी द्वितीयक उत्पादकता होगी। प्राथमिक उत्पादकता का एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। प्राथमिक उत्पादकता किस पर निर्भर करेगी? भाई उस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के प्लांट हैं, मैंने आपको बताया प्रजातियां किस प्रकार की उस प्लांट की है ना। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारक जैसे पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। अब वहां पर क्या पर्यावरण जो कारक है वो कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है, वो सारी चीजें कैसी हैं। उसके अलावा जो पौधे वो प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी है, उनमें वो कैसा प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण अच्छा करेंगे तो वहां पर जो है प्रोडक्शन बढ़िया होगा, उत्पादन बढ़िया होगा, अगर नहीं करेंगे तो बढ़िया नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारतंत्रों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग पारतंत्र के अंदर अलग अलग उत्पादन होता है। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व शुष्क भार याद रखना, शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन है। ठीक है, आंका गया है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल तथा का लगभग 70% भाग समुद्रों से ढका हुआ है, फिर भी बावजूद क्या पता नहीं क्या लिखती है ना, इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पादन होती है। अपने 15 बिलियन टन यहाँ पर एनसीईआरटी ने भूमि वाली लिखी नहीं है, लेकिन अपन को क्लियर है ना कि 170 बिलियन टोटल है, उसमें 55 बिलियन जल वाली हो गई तो 115 किसकी होगी? भूमि की होगी। ठीक है, अब बात करेंगे अपघटन की, बात करते हैं। आ जाओ, अपघटन, डिकम्पोजिशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है समझते हैं। जटिल कार्बनिक सामग्री जो है, जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे CO2, H2O एवं पोषक न्यूट्रिएंट्स में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। एक मिनट रुकिए। ओके, जटिल जो कार्बनिक सामग्री है, जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक सामग्री में, सरल अकार्बनिक सामग्री में
कार्बनिक तत्व जैसे CO2 हो गया, H2O हो गया, पोषक तत्व हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, इनमें खंडित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं अपन, अपघटन कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कोई हिरण जो है, हिरण जो है कोई, वो मर गई, ठीक है। अब हिरण किसकी बनी हुई है, कार्बनिक तत्वों से बनी हुई है, बिल्कुल सही बात है भैया आपकी। अब इस हिरण जो है वो क्या जटिल कार्बनिक तत्वों से बनी हुई है, जटिल कार्बनिक सामग्री से बनी हुई है, ठीक है। अब इस हिरण का क्या होगा, सड़न गलन होगी, और सड़न गलन होने के कारण इसको किसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा, इसको सरल अकार्बनिक तत्वों में। देखो जटिल कार्बनिक तत्वों से तो ये बनी हुई है, जटिल जो आपके ऑर्गेनिक जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनसे तो ये बनी हुई है, ठीक है, कार्बनिक तत्वों से तो बनी हुई है, लेकिन इसको जो आपके बैक्टीरिया हैं, जो कवक हैं, वो इसको किसमें परिवर्तित कर देंगे, सरल अकार्बनिक तत्वों में इसको परिवर्तित कर देंगे। वो सरल अकार्बनिक CO2 H2, ये क्या होता है आपका, डिकम्पोजिशन होता है, इसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलो अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ क्या है, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ क्या है, कच्चे पदार्थ क्या होता है, मैंने कहा मान लो आपको बिस्कुट बनाना है, बिस्किट आपको बनाना है, चलो बिस्किट छोड़ो, रोटी बनानी है आपको, रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आपको कच्चा पदार्थ क्या चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट रोटी बन जाएगी, नहीं बनेगी भैया, पहले तो अपन को आटा चाहिए ना, गेहूं का, बाजरे का, जो भी अपन को आटा चाहिए, आटे के बाद अपन को पानी भी चाहिए, थोड़ा नमक भी चाहिए, फिर उसको आटे को लगाएंगे, ठीक है, उसको गूंथेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपन रोटी बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कच्चा पदार्थ क्या है, आपका आटा हो गया, उसके बाद में आपका नमक हो गया, उसके बाद में आपका पानी हो गया, तो ये कच्चे पदार्थ है ना। इसी प्रकार से अपघटन के लिए जो आपका डिकम्पोजिशन, सड़ाने गलाने वाली जो प्रोसेस है, उसके अंदर क्या है, आपके कच्चे पदार्थ क्या हो सकते हैं, तो पादपों के मर्त अवशेष, ठीक है। अरे कोई पादप का मर्त अवशेष होगा, उसी पर तो अपघटन होगा ना, पादप का मर्त अवशेष नहीं, ऐसे अपघटन करते नहीं क्या, हवा में करते नहीं क्या, ठीक है। तो पादपों के मर्त अवशेष, कोई पादप जो है उसकी पत्तियां गिर गई, पूरा पेड़ ही गिर गया आंधी के अंदर, तो उसके जो मर्त अवशेष है, पत्तियां, छाल, फूल, ये सारे क्या है इसके अपघटन के क्या है, कच्चे पदार्थ है ना। मर्त प्राणियों की बात करें तो पशु कोई मर गया, ठीक है, कोई जानवर मर गया, तो ये क्या है, सारे उसके कच्चे पदार्थ है ना। इनको क्या कहेंगे अपन, इन्हें अपरद कहा जाता है ना। तो जो भी मरी हुई चीज है जिस पर अपघटन होगा, जिस भी चीज पर अपघटन होता है ना, जिस पर भी डिकम्पोजिशन होता है, उस चीज को क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। ये वाले आपको ध्यान में रखनी है ना। जैसे मान लो कोई पत्ती गिर गई, उस पर क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो उस पत्ती को क्या कहेंगे अपन, अपरद कहेंगे। कोई जानवर मर गया, उस पर अपघटन होना है अब, ठीक है, तो जानवर क्या कहेंगे अपन, अपरद कहेंगे, ठीक बात है। चलो जैसे ये पत्ती है, पत्ती गिर गई नीचे, इस पत्ती को क्या कहेंगे अपन, अपरद कहेंगे। केंचुआ आया, इस पत्ती को क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसने तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया, तो यहां पर केंचुआ क्या है, अपरदहारी है, क्या है, अपरदहारी है। अपरद को जो खाएगा वो क्या होगा, अपरदहारी हो जाएगा, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, अपरद कहेंगे। ये वाली बात आपको दिमाग में बैठ गई। अब इसकी कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को अपन करते हैं, आ जाओ। यहां कर लेते हैं, चलो एक मैं पेज ले लेता हूं। क्या बन गए, क्या बन रहा है बनाना तो मैं पत्ती चाह रहा हूं, लेकिन ठीक है, अब जो भी बनी, चलो ये पत्ती है जी, पत्ती है, ठीक है। और ये क्या है, अपरद हो गई ना, नीचे गिर गई ये मिट्टी में, ठीक है, टूट के नीचे गिर गई, तो क्या है, ये अपरद है, ये क्या है, अपरद है, ठीक है भैया, अपरद है। अब क्या होगा, अब सबसे पहले जो स्टेप होगी वो क्या होगी, इसका खंडन होगा। सबसे पहले क्या होगा, इसका खंडन होगा, इसका क्या होगा, खंडन। सबसे पहले जो स्टेप होगी वो क्या होगी, इसका खंडन होगा। खंडन के अंदर क्या होगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, इस पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, इसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। जब इस पत्ती को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, उस टाइम पर इस पत्ती से कुछ अकार्बनिक तत्व निकलते हैं, ठीक है। इस पत्ती को खंडन के द्वारा, खंडन की विधि से, ठीक है, जब इसको खंडित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित किया जाता है, तो उससे कुछ अकार्बनिक तत्व निकलते हैं। और वो अकार्बनिक तत्व कहां जाते हैं फिर, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट बस। ये नीचे क्या है, मिट्टी है, और बनाते हैं इस मिट्टी को, हाँ, और वो इसमें से कुछ अकार्बनिक तत्व निकलेंगे, और वो अकार्बनिक तत्व कहां चले जाएंगे, डायरेक्ट मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं निशालन। क्या कहते हैं, निशालन, निशालन। इंग्लिश में इसको लीचिंग कहा जाता है, लीचिंग कहा जाता है। ये क्या हो गया, आपकी दूसरी स्टेप हो गई,
ठीक है, क्या किया अपन ने, पत्ती है जी, अपरद है, ठीक है, उसका खंडन हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, पत्ती को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया तो कुछ ये इसमें से अकार्बनिक तत्व निकले, और वो अकार्बनिक तत्व जो है वो डायरेक्ट नीचे मिट्टी में जाकर जम गए। वो क्या है, आपके पानी में घुलने वाले थे, ये जो अकार्बनिक तत्व थे ये पानी में घुलनशील थे, ये डायरेक्ट मिट्टी में जाके चले गए, और मिट्टी में जाकर क्या हो गए, अनुपलब्ध लवण के रूप में ये क्या हो गए, वहां पर समाहित हो गए मिट्टी के अंदर। ठीक है भैया, ये वाली प्रोसेस होती है निशालन। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगली स्टेप क्या होगी, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको और तोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, यहां पर तीसरी स्टेप होगी अपचय। क्या होगी, अपचय। अपचय, अपचय, अपचय के अंदर इन छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ा जाएगा और इनको अकार्बनिक तत्वों में बदला जाएगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्ती के, इनको तोड़ा जाएगा और इनको अकार्बनिक तत्वों में इनको बदला जाएगा। ठीक है भैया, अकार्बनिक तत्वों में इनको बदल दिया। अब ये अकार्बनिक तत्व कहां जाएंगे, ये अकार्बनिक तत्व मिट्टी में आ जाएंगे। ठीक है, मिट्टी पर तो काफी सारा काम चल रहा है, अपन बता रहे हैं ना, मिट्टी के जो सरफेस है, जो परत है मिट्टी के ऊपर की, उस पर ये आएंगे और वहां पर जो है ऐसे देखो एक परत सी बना लेंगे ये। ठीक है, उस पर क्या बना लेंगे, परत सी बना लेंगे। तो ये जो स्टेप होती है इसको क्या कहते हैं, ह्यूमस। अगली जो स्टेप होगी इसका नाम क्या होगा, ह्यूमस। ह्यूमिफिकेशन कहते हो ना, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमस का बनना, ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, अब आ जाओ करते हैं कि स्टेप को समझते हैं। पहले खंडन, अब खंडन के चरण कौन से हो गए, पहले खंडन। खंडन के अंदर अपन ने क्या किया, अपरद जो हारी है, अपरद हारी जो है आपका केचुआ जो भी होगा, अपरद को खाने वाला अपरद हारी है ना, तो अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर दिया, बिल्कुल किया। पत्ती जो अपरद थी इसको यहाँ अपरद हारी है, उसने खंडन किया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। पहली स्टेप कंप्लीट होगी। चलो अगला देखते हैं, निशालन। निशालन क्या बताया मैंने, लीचिंग। लीचिंग क्या होती है, जल विलय जो अकार्बनिक पोषक है ना, यहां से इसको जब तोड़ा गया तो इसमें से कुछ जल विलय अकार्बनिक पोषक निकले, अकार्बनिक न्यूट्रिएंट्स निकले, वो क्या जाएंगे, मिट्टी में समाहित हो जाएंगे, अनुपलब्ध वो मर्दांश स्तर के में प्रविष्ट होकर जाते हैं, मर्दा के अंदर मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवशेपित हो जाते हैं, वहां पर समाहित हो जाते हैं। चलो अगली स्टेप है अपचय, कैटाबॉलिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं। जीवाणुवीय एवं कवकीय जो एंजाइम्स है वो अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। अब यहां पर देखो अपने पास में ये टुकड़े थे, पत्ती को खंडन कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, अब अगली स्टेप जो है क्या, अपचय। अपचय में होगा क्या, यहां पर क्या है, कवक, वो सड़ाने गलाने का काम किसका है, कवक और आपके बैक्टीरिया का। कवक, एक मिनट दीजिए, कवक प्लस बैक्टीरिया या फिर जीवाणु है ना, समझती हो आप है ना, बैक्टीरिया। ये कवक और बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन छोटे छोटे टुकड़ों को किसमें तो परिवर्तित करेंगे, ये आपके सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देंगे ना। क्या है ये, सरल अकार्बनिक तत्व। इनको मैं लिख भी देता हूं, चलो यहां पे, ये है सरल अकार्बनिक, अकार्बनिक है ना, सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ा। ठीक है, अब ये सरल अकार्बनिक तत्व जो है वो मिट्टी के ऊपर एक परत सी बना लेंगे, जिसको क्या कहेंगे अपन, ह्यूमिफिकेशन कहेंगे इस प्रोसेस को ना। चलो आगे बात करते हैं। अपचय के अंदर क्या हुआ, अपचय के अंदर जीवाणुवीय एवं कवकीय जो एंजाइम्स हैं वो अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। कवक और बैक्टीरिया क्या निकाले, अपने एंजाइम्स निकाले, और वो एंजाइम्स इन पर काम करेंगे और इनको सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देंगे। चलो अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप है, तो जो स्टेप है वो क्या है, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन क्या होती है, शेष मृत पदार्थ ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो बच गया ना, जो यहां पर ये बच गया, वो क्या होगा, ह्यूमस में परिवर्तित हो जाएगा। इस परत को क्या कहेंगे, मिट्टी के ऊपर जो ये परत बनेगी, इस परत को क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस कहा जाता है इस परत को, ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस में परिवर्तित हो जाएंगे। अब ह्यूमस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। ये गहरे रंग के क्रिस्टल रहित होते हैं, गहरे रंग की होती है, काली काली होती है मिट्टी सी। ठीक है, और ये क्रिस्टल रहित होते हैं, इसमें कण नहीं होते हैं ना। सूक्ष्म जैविक प्रतिरोधी होती है, इस पर सूक्ष्म जीव जो है वो कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, सूक्ष्म जैविक प्रतिरोधी है। तो ये मिट्टी क्या है, बढ़िया क्वालिटी की हो गई, ह्यूमस जो बढ़िया होता है ना। इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। अब जो ये ह्यूमस बन गया ना, इसका और अपघटन करना, इसको और तोड़ना थोड़ा बहुत धीमे होता है ना, बहुत धीमे होता है ना इसका अपघटन ना। कोलोइडल होने के कारण इस, यह पोषकों के भंडार का काम करती है ना। तो ये कोलोइडल है, कोलोइडल होने के कारण क्या है, ये पोषकों के भंडार का काम करती है, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई होते हैं। तो ये जो ह्यूमस नई लेयर बनी है ना मिट्टी के ऊपर, ये जो परत बनी है ह्यूमस की, ये क्या है, इसमें क्या है, बहुत सारे क्या है, पोषक तत्व बहुत सारे हैं, और इसका अपघटन भी बहुत धीरे होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई जो है माइक्रोब जो है आपका सूक्ष्म जीव जो वो भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो उनसे भी क्या है, प्रतिरोधी है। तो ये मिट्टी क्या है, बढ़िया क्वालिटी की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज बढ़िया होगा, बिल्कुल भैया, यहाँ पर फसल बढ़िया होगी। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर खाद वाद का काम हो रहा है ना, खाद बनने का काम हो रहा है। फिर अगली स्टेप, जो लास्ट स्टेप, वो क्या, खनिजीकरण। खनिजीकरण क्या है, ह्यूमस से घुलनशील अकार्बनिक खनिज में विघटित हो जाते हैं। अब ये जो ह्यूमस बन गया ना, इस ह्यूमस का जो अपघटन है वो बहुत धीरे होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, इस ह्यूमस का क्या होगा, धीरे धीरे घुलनशील अकार्बनिक जो खनिज है वो विघटित हो जाएंगे ना। इसमें जो घुलनशील जो आपके
अकार्बनिक तत्व होंगे वो नीचे जो है जमीन में समाहित हो जाएंगे धीरे धीरे। पहले तो ये ऊपर परत पर, ये जो मिट्टी की जो लेयर है ना, मिट्टी की जो परत है ऊपर की, उस पर ही एक नई लेयर बनेगी, उसको बने ह्यूमस का। लेकिन टाइम के साथ साथ में क्या होगा, ये ह्यूमस जो है ये भी टूटती रहेगी, विघटित होती रहेगी, और इसमें से जो मिनरल्स हैं वो नीचे मिट्टी के अंदर नीचे जो है वो जाते जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं मिनरलाइजेशन। ये पांचवी स्टेप है, इसको कहते हैं मिनरलाइजेशन, खनिजीकरण। खनिजीकरण, ठीक है। तो ये 5 स्टेप होती हैं। चलो, अपघटन के उत्पाद क्या बने? अपघटन के उत्पाद क्या बनते हैं? CO2 बनता है, H2 बनता है, इनऑर्गेनिक सोल्ट बनते हैं ना, इनऑर्गेनिक लवण बनते हैं, अकार्बनिक लवण बनते हैं। तो यहां पर जो अकार्बनिक लवण बनेंगे, ठीक है, वो कहां चले जाएंगे? मिट्टी में रह जाएंगे। H2 होगी वो मिट्टी में, CO2 जो बनेगी वो हवा में उड़ जाएगी। तो 3 ये प्रोडक्ट बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है ना। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं सबको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ। अपघटन के पंचरण की बात करें, पहला खंडन, अपराधहारी अपराध को छोटे छोटे कणों में इसको खंडित करते हैं। फिर अगली स्टेप है निशालन, जिसमें क्या होता है, जब आपका जल विलय, आपके अकार्बनिक पोषक जो होते हैं वो भूमि मर्दान स्तर में प्रविष्ट हो जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में वहां पर समाहित हो जाते हैं। अपचय की बात करें तो उसमें जीवाणु और जो कवक की जो एंजाइम्स होते हैं आपके, वो क्या करेंगे, जो छोटे छोटे टुकड़ों में पहले तोड़ा उनको सरल अकार्बनिक तत्वों में उसको परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन होती है, इसमें शेष में जो मृत पदार्थ बच गया वो ह्यूमस एक परत बना लेगा मिट्टी के ऊपर, ठीक है। ये ह्यूमस जो वो गहरे रंग का क्रिस्टल रहित होता है, सूक्ष्म जैविक प्रतिरोधी होता है, इसका अपघटन बहुत धीमी से होता है और कोलोइडल होने के कारण ये पोषकों का भंडार है भी है। फिर अगली स्टेप है खनिजीकरण। खनिजीकरण के अंदर क्या होगा, ह्यूमस को तोड़ा जाएगा और घुलनशील अकार्बनिक तत्व जो है वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे। अपघटन के उत्पाद क्या बने? CO2, H2, इनऑर्गेनिक सोल्ट ये बनते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक सोल्ट और H2 जो है वो पानी जो है मिट्टी में रह जाएंगे और CO2 जो हवा में उड़ जाएगी, ठीक है। चलो, अब आके अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला है अपरद, जो डेट्राइस है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है ना। अपरद जो वो बना हुआ किससे है, इससे पता रहेगा भाई। देखो, आपका जो अपघटन है वो कितना, भाई सडन गलन किसी चीज की कितनी फास्ट होगी, कितनी धीमे होगी, वो किस पर निर्भर करेगा कि भाई जो आपका अपरद है वो कैसा है। अरे वो जो बॉडी, डेड बॉडी वो कैसी है। जब बात करें, अपन सब्जी की बात करते हैं ना, तो सब्जी कितनी देर में खराब होगी वो किस पर डिपेंड करेगा। भाई सब्जी किसकी बनी हुई है, पहले तो उस पर डिपेंड करेगा। समझ में नहीं आई, सब्जी किस चीज की बनी हुई है उस पर डिपेंड करेगा। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं वो क्या है, सुबह से लेकर शाम तक नहीं चलती, और कुछ जो है वो अगले दिन तक भी चल जाती हैं। तो सब्जी पर, सब्जी टू सब्जी डिपेंड करता है कि सब्जी किसकी बनी हुई है। तो यहां पर बात हो रही है अपरद की रासायनिक प्रकृति कैसी है, उस पर निर्भर करेगा। अगर जो अपरद है आपका, जो भी जो डेड बॉडी जो अपरद है वो अगर शुगर या फिर नाइट्रोजन की बनी हुई है, शुगर नाइट्रोजन की बनी हुई है, तो अपघटन जो वो तेजी से होगा। अगर शुगर नाइट्रोजन की बॉडी है तो उसकी सडन गलन बहुत तेजी से होगी। अगर वो लिग्निन और काइटिन की बनी हुई है ना, तो वहां पर अपघटन धीरे होगा। यह वाली बात आप ध्यान में रखनी है। तो अपरद जो डेट्राइटिस है उसकी रासायनिक प्रकृति कैसी है उस पर निर्भर करेगा। अगर शुगर नाइट्रोजन का बना हुआ है तो वहां पर जो अपघटन है वो तेजी से होगा, और अगर लिग्निन काइटिन की बनी हुई है तो वहां पर अपघटन बहुत धीरे होगा। अगला जो कारक है वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपलब्धता कितनी है, तो अपघटन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो आपकी डिकम्पोजिशन, सड़ाने गलाने का काम होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सड़ाने गलाने की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भैया ठीक बात है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जब ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना अपघटन फास्ट होगा, और जितनी कम ऑक्सीजन होगी उतना अपघटन धीमे होगा। तो O2 के, ऑक्सीजन के बिना कार्बनिक पदार्थ पूर्णतः अपघटित नहीं हो सकते, है ना। तो यहां पर क्या बोल रहा है, अपघटन के लिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन के बिना जो कार्बनिक तत्व है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उसको पूर्णतः आप अपघटित नहीं कर सकते, उसको पूरी तरह आप सड़ा गला नहीं सकते। ऑक्सीजन की आपको आवश्यकता होगी। अगला जो कारक है वो क्या, तापमान। तापमान कम ज्यादा की बात कर लेते हैं। तो कम तापमान होगा तो अपघटन धीरे होगा, तेज तापमान होगा तो क्या होगा, अपघटन फास्ट होगा। बात करें सब्जी है, गर्मियों के अंदर तापमान क्या होता है, हाई होता है, तेज होता है तापमान। तो तेज तापमान होगा तो सब्जी जो है वो सुबह अपने बनाई, शाम तक वो खत्म, ठीक है, शाम तक खराब हो जाती है वो सब्जी। और वही मैं बात करूं सर्दियों की बात करूं, वहां पर क्या है, तापमान कम है। तापमान कम है तो रात को सब्जी बनाई, अगली रात तक खा रहे हैं। अरे समझ में आएगी बात, समझने के लिए, ठीक है। चलो फिर बात करें जल और नमी की बात करें, तो नमी के अंदर आप सबको पता है कि सड़न गलन जल्दी होती है, तो अपघटन क्या होगा, तेज होगा, ठीक है। तो ये सारे कारक हो गए, ये मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी पे आते हैं, आ जाओ। अपघटन, आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सड़न गलन करता है और इससे क्या होगा, खाद बनती है ना। संबोधित किया जाता है इसे, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को खंडन करके साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में भी मदद करता है। इसी प्रकार से अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को कार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करते हैं, ठीक है, खंडित करने में सहायता करते हैं, और इस प्रक्रिया का कहते हैं अपन अपघटन कहते हैं।
पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, ये मैंने आपको बता दिया ना। प्राणियों, पशुओं में मृत अवशेष मलादि सहित अपरद डेट्राइटिस बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ का काम करते हैं। कच्चे पदार्थ मैंने आपको बताया ना, आटा वाला एग्जांपल लेके। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन हो गया, निशालन हो गया, अपचयन हो गया, ह्यूमस भवन, ह्यूमस का बनना, ठीक है, और खनिजी भवन जो आपका मिनरल से बना होता है, मिनरलाइजेशन, खनिज बनना, ठीक है। आ जाओ अपराधारी की बात करते हैं। अपराधारी किसको कहेंगे? जैसा कि मतलब जो अपराध को खाने वाला उसको अपराधारी कहेंगे ना। तो जैसे कैंची हो गए ना, तो अपराध को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, बता दिया मैंने आपको ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। निशालन क्या होता है? प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय जो कार्बनिक जो पोषक है वो भूमि के मर्दान स्तर में प्रविष्ट कर जाएंगे और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवशेपित हो जाते हैं, वहां पर समाहित हो जाते हैं मिट्टी के अंदर। ये निशालन हो गया, ठीक है। बैक्टीरियल और जो बैक्टीरियल जीवाणुवीय, ठीक है, या फिर कवक, ये एंजाइम्स अपराधों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अपचय कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको सारा समझा दिया है, ठीक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपराध पर समानांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं। अपराध पर ऐसा नहीं होगा पहले निशालों का नहीं, लगातार ये चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाएगा, लगातार ये काम चलता रहता है ना। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है, ठीक है। अपघटन के बाद में मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं, बता चुका हूं आपको, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है। वहां पर सूक्ष्म जैविक क्रिया नहीं होती, वो बढ़िया होता है, वो प्रतिरोधी होता है। और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। स्वभाव प्रकृति में कोलोइडल होने के कारण यह पोषकों का भंडार भी है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा खंडित होता है और उसके बाद में ह्यूमस को भी कुछ सूक्ष्म जीवियों को क्या करते हैं? खंडित करते हैं, और खंडित होकर क्या उनसे मिनरल्स निकलते हैं, जल में घुलने वाले मिनरल्स निकलते हैं और वो मिट्टी में समाहित हो जाते हैं। और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करते हैं और उन्हें मुक्त करता है, मतलब वहां पर मिट्टी में उनको मुक्त कर दिया जाता है। चलो, अपघटन एक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल भैया बता दिया मैंने आपको ना। अपघटन दर जलवायु घटकों द्वारा अपराध की रासायनिक जो आपकी संगठन है, ठीक है, उस पर भी उसको निर्धारित करता है। जैसे हमने बताया शुगर नाइट्रोजन का तो जल्दी होगा और आपका लिग्निन और काइटिन का होगा तो धीरे होगा। एक विशिष्ट जलवायु परिस्थिति में यदि अपराध काइटिन तथा लिग्निन से भरपूर होता है तो अब अपघटन की दर धीमी होती है, बता चुका हूं आपको। यदि अपराध नाइट्रोजन और जलवायु तत्वों जैसे चीनी, मतलब शुगर है ना, इससे बना हुआ होता है, भरपूर होता है तो तेज होता है। अपघटन कैसा होता है? तेज होगा। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु घटक होती है, जैसे जो मृदा के सूक्ष्म जीवों को क्रियाओं का द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र वातावरण में अपघटन तेज होता है, मैंने आपको बता दिया, गर्मी में तेज होगा अपघटन। और वही बात करूं मैं निम्न ताप में और अवायवीय जो जीवन है उसमें अपघटन जो वो धीमा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जो वो जमा हो जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं ना। चलो खत्म होने वाला है, ऊर्जा प्रवाह पे आते हैं। कहां गया ऊर्जा प्रवाह? आ जाओ। कहां गया? ऊर्जा प्रवाह, इंग्लिश में कहते हैं इसको एनर्जी फ्लो। सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? वो सूर्य है, ठीक है। जितने भी पारितंत्र है उनका ऊर्जा के लिए जो स्रोत है, जो पहला जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य ही है, ठीक है। तो सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। किसको छोड़कर? गहरे समुद्र और जल तापीय पारितंत्र जो उनको छोड़कर। लाइन ध्यान में रखना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन में आ सकती है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि जितने पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है। लेकिन वहीं मैं बात करूं किसको छोड़कर? आपके जलतापी पारितंत्र हो गए, ठीक है, और एक गहरे समुद्र हो गए, इनको छोड़कर बाकी जितने भी हो गए पारिस्थितिक तंत्र, सबके लिए क्या है? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य ही है, ठीक है। अब पार की बात करते हैं। पार क्या होता है? पार कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फुल फॉर्म इसकी होगी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हिंदी में बात करें संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जो भी है, ठीक है, संश्लेषणात्मक हाँ सक्रिय विकिरण। हिंदी में हाथ तंग है मेरा, ठीक है। पार की बात करते हैं, चलो पार की बात करते हैं ना। पार है क्या? मैंने कहा कि सूर्य से जितनी भी किरणें निकलती है ना, सूर्य से जितनी भी किरणें निकलती हैं उसका 50% जो हिस्सा होता है ना, सूर्य से मान लो जितनी भी किरणें निकली उन किरणों का 50% जो हिस्सा होता है वही फोटोसिंथेसिस के लिए काम का होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए उपयोगी होता है। वापस बताओ भैया, मैंने कहा सूर्य से जितने भी किरणें निकलेंगी उसका 50% जो हिस्सा होता है ना, वही
प्लांट जो है वो उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी तो काम का ही नहीं होता, बाकी तो प्लांट काम में ही नहीं ले सकते। किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के काम में नहीं ले सकते। उसका सिर्फ 50% भाग ही काम का है, और उस 50% भाग को क्या कहते हैं? पार कहा जाता है। तो टोटल सनलाइट का 50% भाग जो है उसको पार कहते हैं, क्योंकि यही क्या है? फोटोसिंथेसिस करवा सकता है, यही प्रकाश संश्लेषण जो है वो करवा सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए ये पार जो वो यूजफुल होता है, बता दें मैंने आपको, ये जो 50% जो हिस्सा उसको पार कहते हैं, और वही क्या है? फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल है। टोटल पार का 2 से 10% ही प्लांट यूज करते हैं। अब टोटल जो सनलाइट निकली, वापस ध्यान से सुना, टोटल सनलाइट निकली उसका 50% हिस्सा जो है वही प्लांट काम में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही उपयोगी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बाकी तो फोटोसिंथेसिस करवा ही नहीं सकता। अब बात करें उस 50% में भी प्लांट कितना यूज में लेते हैं, वो तो ले सकते हैं ना, वो तो ले सकते हैं भाई, अपना दिमाग अपन 100% यूज में ले सकते हैं, लेकिन लेते कितना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, तो 50% ये काम में ले सकते हैं, लेकिन उसका भी 2 से 10% ये काम में लेते हैं ना। तो टोटल पार का 50% है, उसका 2 से 10% ही क्या है? प्लांट यूज करते हैं, ठीक बात है। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है। लोअर प्लांट हो गए आपके निम्न पादप हो गए, फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया है, प्रकाश संश्लेषी जो आपके जीवाणु हैं। हाई प्लांट उच्च पादप हो गए, ये एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट को लेते हैं और उनसे क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट है जी, एक प्लांट है, इस पर आई क्या? लाइट आई, ठीक है, सनलाइट पड़ी इस पर, ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा पर इस पर पड़ी, ठीक है, प्रकाश की किरणें इस पर पड़ी, और इसने क्या किया? खाना बनाया। इस प्लांट ने क्या किया? खाना बनाया। खाना कैसे बनाया? केमिकल एनर्जी बनाई जी। इसने क्या बनाई? केमिकल एनर्जी बनाई है। लाइट एनर्जी को किसमें बदल दिया? केमिकल एनर्जी में बदल दिया। इस पर क्या? सूर्य किरणें बनी, और उसने क्या बना ली? केमिकल एनर्जी। खाना बनाया, केमिकल एनर्जी वो, ठीक है, ग्लूकोज बनाया, केमिकल एनर्जी, ठीक है। कोई हर्बीवोर आएगा, हर्बीवोर क्या होता है आपका? शाकाहारी। कोई आएगा शाकाहारी, शाकाहारी आएगा, और वो शाकाहारी मान लो हिरण है, ठीक है, और वो हिरण आकर इस पौधे को खा जाएगी, ठीक है, इसने खाया, हिरण ने खा लिया पौधे को, ठीक है। फिर शाकाहारी को यहां पर क्या है? मांसाहारी भी तो है, यहां पर कौन है? मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक है। मांसाहारी मान लो शेर है, वो शेर आकर किसको खा जाएगा? हिरण को खा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? एक साइकिल पूरी चल रही है, ठीक है। लाइट आई, सनलाइट आई, एक मिनट दीजिए भैया, लाइट आई, ठीक है, लाइट ने क्या है? इसको बनाया, लाइट से पौधे ने फूड बनाया, शाकाहारी आया, पौधे को खा गया, मांसाहारी आया, शाकाहारी को खा गया, ठीक है। तो यहां पर जो है पौधे की ऊर्जा जो है वो शाकाहारी के अंदर ट्रांसफर हुई है, बिल्कुल भैया। शाकाहारी की ऊर्जा जो है वो मांसाहारी के अंदर ट्रांसफर हुई है, बिल्कुल भैया, ठीक है। अब इसी को समझते हैं। ऊर्जा का जो प्रवाह है, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिक्स जो एक चीज होती है आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, ठीक है, उष्मागतिकी, ठीक है, उसके दोनों नियमों का पालन करता है, ठीक है। जो आपकी ऊर्जा का प्रवाह है वो उष्मागतिकी की जो थर्मोडायनेमिक्स है उसके दोनों जो आपके नियम है उनको पालन करता है। पहला नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्जा का जो एक रूप है वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बात करें यहां पर लाइट एनर्जी को पौधे ने किस में बदल दिया? केमिकल एनर्जी में बदल दिया। सूर्य की किरणें जो थी लाइट एनर्जी थी, उसको पौधे ने किस में बदल दिया? केमिकल एनर्जी में बदल दिया। तो यहां पर क्या हो रहा है? एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी के रूप में इसको बदला जा सकता है ना। तो ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक मिनट दीजिए भाई। हेलो, हाँ, 10 मिनट में हूँ। अभी मन क्लास में हूँ। चलो, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। और सेकंड लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट इनपुट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है कि भैया जब ये जो शाकाहारी है इसको पौधे को खाएगा तो पूरी की पूरी ऊर्जा जो है वो इस पौधे की वो इस शाकाहारी के अंदर नहीं जाएगी। जब मांसाहारी जो है इस शाकाहारी को खाएगा तो शाकाहारी की पूरी ऊर्जा इस मांसाहारी के अंदर नहीं जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। अब एनर्जी क्या हो रही है? हानि हो रही है, इसलिए क्या करेंगे अपन को? कांस्टेंट एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी, लगातार अपन को ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ऊर्जा क्या हो रहा है? हानि होती जा रही है, क्योंकि शेर के पास में तो ऊर्जा कमी पहुंची ना भाई, ठीक है। तो फिर क्या लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी, ये सेकंड लॉ कहता है। अब खाद्य श्रृंखला की अपन बात करेंगे, उससे पहले हम अपन यहां पर डायग्राम में आते हैं। ये देखो जी, ठीक है, इसको समझना ध्यान से। मैं कह रहा हूं जो पहला पोर्शन इस तरह वो उत्पादक का होगा। किसका होगा? उत्पादक का होगा, ठीक है। और उत्पादक में कौन हो सकते हैं? आपके पादप प्लवक हो सकते हैं, घास हो सकता है, वृक्ष हो सकते हैं। ये सारे क्या हो गए? आपके
उत्पादक हो गए ना। तो ये पहला पोषण स्तर है ना, ये पादप पलवक घास दो वृक्ष हो गए, ये क्या करेंगे, सूर्य की ऊर्जा से क्या बनाएंगे, खाना बनाएंगे, बिल्कुल भैया खाना बनाएंगे, ये तो उत्पादक उत्पादन करें, उत्पादक हो गए। फिर अगली स्टेप क्या होगी, जल पलवक जंतु पलवक, ठीक है, जंतु पलवक किसको खाएंगे, पादप पलवक को खाएंगे। टिड्डे हो गए, गाय हो गई, ये सारे क्या है आपके उपभोक्ता है, क्या है उपभोक्ता, इन घास इनको खाने वाले क्या होते हैं, उपभोक्ता कहते हैं उनको, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। तो ये क्या द्वितीय पोषण स्तर है, शाकाहारी का है, ठीक है। फिर अगला पोषण स्तर किसका है, मांसाहारी का। तीसरा पोषण स्तर किसका है, मांसाहारी का। इनको क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। इसमें कौन आ जाएंगे आपके, पक्षी हो गए, मछलियां हो गई, भेड़िया हो गए, सारे हो गए ना। फिर अगला चौथा जो पोषण स्तर वो क्या कहा जाएगा, उच्च मांसाहारी का जाएगा। इसमें क्या है, चतुर्थ उपभोक्ता है, ये जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा जाएंगे वो चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक बात है। मनुष्य शेर, ठीक है, ये मनुष्य शेर को खाएंगे। अब हो गया भाई तृतीय कहां गया, ठीक है, तृतीय कहां गया, ठीक है, ऐसा दिमाग में चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक है। ये हिंदी का ट्रांसलेशन है ना, टर्सरी सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी आता है ना, हिंदी का ट्रांसलेशन है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है द्वितीय का चतुर्थ कैसे आ गया, अरे इंग्लिश में ऐसा है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ऐसा है, ठीक है। चलो तो ये आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, सीक्वेंस समझ में आ जाओ। इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये एक श्रृंखला बन रही है, एक चेन बन रही है। अरे चेन नहीं बन रही क्या, उत्पादक, उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, उसका द्वितीय उपभोक्ता, उसका चतुर्थ उपभोक्ता, तो एक क्या बन रही है, चेन बन रही है ना। और चेन बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है, इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे देखो घास, घास का उत्पादक, बकरी आई, घास को खा गई, उसके बाद मनुष्य आया, बकरी को खा गया, और मनुष्य को किसने खाया, किस मनुष्य तो कोई खाता नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन आजकल ना पक्षी के केस आते हैं वैसे ना, कि आदमियों को आदमी जो आदमी को खा रहा है, ठीक है, देखिए ऐसे केस, ठीक है, न्यूज देखा करो थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला बन रही इस प्रकार से ना, इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, फूड चेन इसमें कहते हैं इसको। आपस में जुड़े हुए पोषण स्तर, अलग अलग पोषण स्तर आपस में जुड़ जाएंगे, उसको क्या कहेंगे अपन, उसको कहेंगे अपन खाद्य श्रृंखला। ये एक अलग पोषण स्तर है, पहला पोषण स्तर, ये दूसरा पोषण स्तर, ये अलग पोषण स्तर है, ये अलग पोषण स्तर, ये अलग पोषण स्तर है। तो अलग अलग पोषण स्तर आपस में जुड़ रहे हैं, इसको कहते हैं अपन खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल भैया ठीक बात है, खाद्य श्रृंखला कहेंगे, ठीक है। फिर बात करें खाद्य जाल की बात करें, खाद्य जाल क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि यहां पर क्या है जी, घास लगा हुआ है, यहां पर क्या है, घास लगा हुआ है, ठीक है भैया, घास लगा हुआ है। और इस घास को खाया किसने, बकरी ने खाया, बकरी ने खाया। बकरी को किसने खाया, भेड़िए ने खाया, ठीक है, भेड़िए ने खाया। अब मैं एक और बात करूं, दूसरी भी एक यहां पर क्या है, साइकिल है, यहां पर पेड़ है, ठीक है, पौधा लगा हुआ है, और इस पौधे को किसने खाया, इस पौधे को खाया, एक मिनट, इस पौधे को खाया मानव ने, मान लो, ठीक है, फसल तो खाती हैं अपन, मानव ने खाया, ठीक है। ये अलग साइकिल है, ये एक अलग चेन है, ये एक अलग चेन है, दो अलग अलग श्रृंखलाएं हैं, बिल्कुल भैया अलग अलग श्रृंखलाएं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो मानव है, दूसरी श्रृंखला वाला जो मानव है, ये इस पौधे को भी खा सकता है और इस बकरी को भी खा सकता है। मान लो ये मानव जो है इस पौधे को तो खा ही रहा है, साथ में इस बकरी को भी खा जाए, साथ में इस बकरी को भी खा ले। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो अलग अलग श्रृंखलाएं आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई जी, अरे ये तो अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन नेचर के अंदर ऐसा नहीं चलता कि भाई बकरी जो है पौधे को बकरी ने खा लिया तो उसके बाद में मानव नहीं खा सकता उसको, वो तो दूसरी श्रृंखला का मानव, फिर उस बकरी को भेड़िया ही खाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, आपस में सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, रियल लाइफ में क्या है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य जाल बनता है। यहां पर क्या होगा, ऐसे ये साइकिल है, ऐसे ही दूसरी ये चेन हो गई, तो ये आपस में क्या होगी, आपस में जुड़ गई। अरे इससे बात है, जुड़ गई या नहीं जुड़ गई, बिल्कुल भैया जुड़ गई, ठीक है। और ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर क्या है, किसी दूसरी श्रृंखला का क्या हो, दूसरी श्रृंखला का क्या हो, मेंढक हो, और वो मेंढक जो इस पौधे को खा जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये आपस में सारी श्रृंखलाएं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो खाद्य जाल जो है वो क्या होता है, आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं अपन, खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, वो अलग अलग पोषण स्तर आपस में जुड़े होंगे, उनको अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, ठीक है, ये सारे क्या आपके स्तर हैं, अलग अलग स्तर आपस में जुड़े होंगे, उसको क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला कहेंगे। और वही बात करें खाद्य जाल, वो क्या होता है, आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला को क्या कहेंगे अपन, खाद्य जाल कहेंगे। खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़े हुए पोषण स्तर, खाद्य जाल आपस में जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला, ठीक है। पोषण स्तर की बात अपन ने कर लिया वैसे तो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। यह किसी भी फूड चेन में भोजन के संबंध में किसी भी जीव की पोषण संबंधी भूमिका है, ठीक है। पोषण स्तर क्या है, किसी भी जीव के अंदर, किसी भी जीव के, किसी भी फूड चेन के अंदर,
पोषण स्तर क्या होता है? किसी भी फूड चेन के अंदर, किसी भी खाद्य श्रृंखला के अंदर भोजन के संबंध में किसी भी जीव का पोषण संबंधी भूमिका क्या है उसकी बात करी है। यहां पर एक बार डायग्राम में देखो, ठीक है। किसी भी एक मान लीजिए फूड चेन है, फूड चेन तो ही बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला तो ही, क्योंकि अलग अलग पोषण स्तर है इसमें, बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो है पोषण स्तर, अलग अलग पोषण स्तर का मतलब क्या है कि यहां पर घास जो है उसका एक अलग पोषण स्तर है, जो टिड्डे हैं उनका एक अलग भूमिका है, वो क्या है यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, तो उनका एक अलग पोषण स्तर है, ठीक है। यहाँ पर मछलियां जो है उनका एक अलग पोषण स्तर है। ये क्या, इसको क्या कहते हैं? पोषण स्तर कहते हैं। ये बता चुका हूं आपको, है ना। इसलिए एक जीव जो है वो एक से अधिक पोषण स्तर पर पाया जा सकता है। जो एक जीव जो है वो एक अलग अलग पोषण स्तर पर पाया जा सकता है। भैया कैसे पाया जा सकता है, अभी दिखाता हूं। जो ये मान लो मानव एक जीव है, मानव तो जीव था ही, ठीक है। मानव देखो यहां पर जो है डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है, डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है, तो ये क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता बन गया। यहां पर इस श्रृंखला के अंदर क्या बन गया? प्राथमिक उपभोक्ता बन गया। और इस श्रृंखला के अंदर देखो इसको बकरी में, इसमें बकरी को खा रहा है ना, तो बकरी के अंदर खा रहा मतलब ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। इस श्रृंखला के अंदर देखें तो यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता है, और इस श्रृंखला को देखें तो द्वितीयक उपभोक्ता है। तो एक जीव जो है वो अलग अलग पोषण स्तर पर उनको मिल सकता है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है कि इसलिए एक जीव जो है एक से अधिक पोषण स्तर पर पाया जा सकता है। फूड चेन की बात करें, फिर फूड चेन की बात तो कर ही रहे हैं। फूड चेन जो शुरू होती है, अगर वो प्लांट से शुरू होगी, अगर कोई भी खाद्य श्रृंखला प्लांट से शुरू हो रही है तो उसको कहेंगे जीएफसी कहेंगे। और अगर कोई भी फूड चेन जो खाद्य श्रृंखला अगर वो मर्त जानवर, मर्त पौधे से शुरू हो रही है तो उसको डीएफसी कहते हैं। वापस ध्यान से सुन, मैं कह रहा हूं कोई फूड चेन है, कोई खाद्य श्रृंखला है, अगर वो पौधे से शुरू हो रही है ना, उसके अंदर जो प्राथमिक उत्पादक है वो कौन है? पौधा अगर है, तो वहां पर उसको कहेंगे अपन जीएफसी कहेंगे। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? ग्रेजिंग फूड चेन। और अगर जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला जो है मर्त जानवर या फिर मर्त पौधे से स्टार्ट हो रही है तो उसको अपन डीएफसी कहेंगे, ठीक है। अप्रद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल भैया ठीक बात है। डायरेक्शन कैसी होगी? यूनिट डायरेक्शन एक दिशा होती है, शुरू में बता दिया मैंने आपको चैप्टर के अंदर। लंबाई जो है इसकी खाद्य श्रृंखला कितनी लंबी हो सकती है, एक खाद्य श्रृंखला कितनी लंबी हो सकती है? पहले पौधे ने खा लिया, उसके बाद बकरी, बकरी ने को मानव ने खा लिया, मानव को किसी शेर ने खा लिया, शेर ने किसी शेर को किसी और ने खा लिया, ऐसा चलता रहता है ना। ऐसा नहीं होता कि कितनी भी लंबी हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पौधे को खरगोश ने खाया, खरगोश को बिल्ली ने खा लिया, बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया, कुत्ते को शेर ने खा लिया। ऐसा बहुत लंबी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसका रीजन बताता हूं। तो लंबाई जो है वो किस पर निर्भर करती है? 10% नियम पर करती है। किस पर करती है? 10% नियम पर निर्भर करती है। वो कैसे 10% नियम क्या होता है? मैंने कहा घास के अंदर जितनी एनर्जी होगी ना, घास के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% भाग ही किसके अंदर जाएगा? हिरण के अंदर जाएगा। घास के अंदर जितनी एनर्जी होगी, हिरण ने उस घास को खाया तो घास के अंदर जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% भाग ही किसके अंदर जाएगा? हिरण के अंदर जाता है। और फिर शेर ने हिरण को खाया, शेर ने किसको खाया? हिरण को खाया। तो हिरण के अंदर जितनी ऊर्जा होगी ना उसका 10% ही भाग किसके अंदर जाएगा? शेर के अंदर जाएगा। तो यहां पर सिर्फ 10% ऊर्जा का ही ट्रांसफर होता है, पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो ये 10% नियम है। इसलिए क्या कहते हैं कि इसकी लंबाई जो है, आपकी जो खाद्य श्रृंखला उसकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि घास के बाद में हिरण 10% ऊर्जा जो वही ट्रांसफर होती है। अब शेर के बाद में शेर को किसी और ने खाया तो उसके अंदर 10% ऊर्जा जाएगी, उसको किसी और ने खाया तो 10% फिर एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं होगी, ऊर्जा ही नहीं मिलेगी। तो अगला उसको क्यों खाएगा? सीधी सी बात है। अरे एनर्जी नहीं मिल रही तो क्यों खाएगा? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो तो 10% ही होता है, ठीक है। देखो घास के अंदर मान लो यहां पर 1 लाख, 1 दाई सैकड़ों हजार 10 लाख, 1 दाई सैकड़ों हजार 10 लाख, ठीक है। तो यहां पर 1 लाख क्या है? 1 लाख जूल इसमें एनर्जी है। तो हिरण के अंदर कितनी गई? 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। तो इसके अंदर 10,000 ही गई। शेर के अंदर कितनी गई? शेर ने हिरण को खाया तो इसके अंदर हिरण के अंदर कितनी थी? 10,000 एनर्जी थी। 10,000 का 10% कितना होता है? 1000। तो 1000 जूल ही गई शेर के अंदर। अब शेर को कोई खाएगा तो उसके अंदर 1000 का 10% कितना होता है? 100 जूल। 100 जूल जाएगा। उसको किसने खाया तो 10 जूल जाएगा। उसको किसने खा लिया तो उसके अंदर 1 जूल जाएगा। ऐसे, ठीक है। 10% नियम यही कहता है, ठीक है। अब 10% नियम दिया किसने? एक साइंटिस्ट लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन ने दिया। ये सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बता दिया मैंने आपको ना। फूड चेन की लंबाई सीमित होती है, लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। क्यों? 4 या फिर 5 पोषण स्तरीय हो सकते हैं उसमें, 4 या फिर 5 पोषण स्तरीय हो सकते हैं, इससे ज्यादा लंबी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगले स्तर तक बहुत कम एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि 10% नियम लागू होता है और बहुत कम एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। अब बात करें फूड चेन के प्रकार की बात करते हैं तो एक जीएफसी एक डीएफसी, बता दिया मैंने आपको। जो जीएफसी कब होगी? जब पहला पोषण स्तर किसका होगा? जो पौधे से स्टार्ट होगी तो वो जीएफसी होती है, और जब वो मर्त जीव से स्टार्ट होती है वो डीएफसी होती है। जीएफसी की बात करें तो प्राथमिक उत्पादक के साथ शुरू होती है। यहां पर क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक के साथ में शुरू होगी। फर्स्ट ट्रोफिक लेवल किसका होगा? प्राथमिक उत्पादक का होगा। और डीएफसी की बात करूं तो मर्त पदार्थ के साथ में शुरू होती है। पहला ट्रोफिक लेवल किसका होगा? मर्त पदार्थ का होगा। यह जलीय और स्थलीय दोनों में होता है। जीएफसी जो वो जलीय में होगा, जीएफसी जो है वो जलीय आपकी जो पारितंत्र उसमें भी होगा, और जो आपका स्थलीय पारितंत्र उसमें भी होगा। डीएफसी की मैं बात करूं तो ये जलीय और स्थलीय दोनों में होता है, ये भी दोनों में होता है। अब मैं बात करूं जलीय और स्थलीय में कंपेयर करना भाई, ठीक है। जलीय में जीएफसी अधिक होती है और डीएफसी कम होती है, ठीक है।
डीएफसी क्या होती है? सड़ाने गलाने वाली जो आपकी चेन है वो इसको डीएफसी कहते हैं, उसकी श्रृंखला को कहते हैं डीएफसी। और जो आपकी जीएफसी किसको कहेंगे कि भाई घास था, घास को किसने चढ़ लिया, बकरी ने चढ़ लिया, बकरी फिर कुत्ता खा गया, इस प्रकार से जो चलती है उसको जीएफसी कहते हैं। जो पौधे से स्टार्ट होगी उसको जीएफसी, जो मर्सरी से स्टार्ट होगी उसको अपन डीएफसी कहते हैं। तो जलीय जो जीव होते हैं, जलीय जो आपका पारितंत्र, जलीय जीव बोलते हैं, जलीय पारितंत्र होता है, वहां पर जीएफसी अधिक होती है, डीएफसी कम होती है। जीएफसी अधिक होती है, डीएफसी कम होती है, बिल्कुल भैया ठीक बात है। और स्थलीय जीव की मैं बात करूं, स्थलीय जीव बोल रहा हूं, स्थलीय पारितंत्र की बात करूं, वहां पर डीएफसी अधिक होगी, जीएफसी कम होगी। भैया ये आपने कैसे बता दिया? स्थलीय में तो भाई कितने सारे जंगल है भैया, वहां पर तो घास ही हो जाता होगा, और घास तो चरेंगी भी, तो वहां पर तो जीएफसी ज्यादा होनी चाहिए, जीएफसी ज्यादा होनी चाहिए। आप बता रहे हो डीएफसी ज्यादा होगी, मैंने कहा डीएफसी इसलिए ज्यादा होती है वहां पर क्योंकि एक घास का मैदान है, उसके अंदर घास के कितने सारे पौधे लगे हुए होंगे भैया, बहुत सारे पौधे लगे हुए होंगे। तो गाय बकरी क्या उस घास को पूरे को चढ़ जाएंगी क्या भैया? नहीं चढ़ पाएंगी। तो बहुत सारा उसका भाग क्या होता है, उस घास का बहुत सारा भाग क्या होता है, वो सूख जाता है, उसके बाद में वो गल जाता है, सड़ जाता है, उसका अपघटन होता है। तो वहां पर जो अपघटन हो रहा है वो किस क्या होता है? वो डीएफसी है जी। वो क्या होती है? वो डीएफसी होती है। वो सूख जाएगा तो मर जाएगा वो प्लांट। अरे घास का एक मैदान है, उसको हर घास को, पूरे घास को तो ना खा सकती कोई गाय भैंस, नहीं खा सकती, ठीक है। तो वहां पर जो घास है वो गाय फिर सूखेगा, सूखेगा फिर वो मर्त हो जाएगा, मर्त में फिर क्या चलती है? डीएफसी चलती है। इसलिए स्थलीय जो है वहां पर डीएफसी अधिक होती है, जीएफसी कम होती है। जलीय में जीएफसी अधिक होती है, डीएफसी कम होती है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी में आते हैं। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह को देखते हैं। गहरे समुद्र एवं जलतापीय जो पारितंत्र है उनको छोड़कर जितने भी पारितंत्र है उनके अंदर एकमात्र जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? आपका सूर्य ही है, ठीक है। बता दिया 50% जो प्रतिशत जो ऊर्जा है वही आपकी पार होती है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जो जीवाणु है, ठीक है, वो सूर्य की विकिरण जो ऊर्जा है उसको सरल कार्बनिक तत्वों से आपका आहार बनाते हैं, आहार तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं। पादप केवल 2 से 10% भागी जो पार का उसको काम में लेता है, ठीक है। यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। इसी ऊर्जा से क्या बनता है? पूरा खाना बनता है पूरे विश्व का। अतः यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा का एक पारिस्थितिक तंत्र के में विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रभावित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी के जितने भी जीव हैं वो चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करेंगे? वो पौधों पर ही निर्भर करते हैं। भैया कैसे? शेर जो पौधा नहीं खाता, लेकिन जो हिरण जिस हिरण को खा रहा है उस हिरण ने तो वो पौधा खाया ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करेंगे? पौधों पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ऊर्जा प्रवाह एक दिशा होता है, एक दिशा के अंदर बढ़ता है ना। पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे सिद्धांत को भी अवमुक्त नहीं है, दोनों जो सिद्धांत उस पर काम करता है, मैंने आपको बता दिया। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहेंगे। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाकी एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियों जैसे पादप पल्वक हो गया, काई हो गए, बड़े पादप हो गए, जलीय, ये प्राथमिक उत्पादक हैं, मैंने आपको बता चुका हूं। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों, वेब्स लिख रखा है, वेब्स नहीं होता भाई, वेब होता है, ठीक है यार, क्या आंसर? वेब्स, व्हाट इज दिस? वेब्स, वेब्स, ठीक है। वेब्स और वेब्स में फर्क होता है, ठीक है, के बारे में आप पढ़ा है कि प्रकृति में विद्यमान है। पादप या उत्पादक में प्रारंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल एक प्रकार से बने होते हैं, इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप में आहार ग्रहण करता है अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में यह किसी अन्य के आहार बनता है। जैसे हिरण जो है वो पादपों पर निर्भर करता है, और जो शेर है वो किस पर, जो कुत्ता है वो मान लो हिरण को खा रहा है तो कुत्ता किस पर निर्भर है? हिरण पे। और कुत्ते को मान लो शेर खा रहा है तो शेर जो कुत्ते पर निर्भर है। इस प्रकार से कर सकते हैं इसको ना। अंतर निर्भरता के कारण खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला नहीं, खाद्य जाल बनता है प्रकृति के अंदर, है ना। वेब यहां पर सही लिख रखा है कि रचना होती, किसी भी जीव द्वारा आबद्ध ग्रहण की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती, वो एनर्जी लॉस होता है। उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई एनर्जी उपभोक्ता को भंज दी जाती है या यह जीव मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु अप्रद खाद्य श्रृंखला मैंने आपको बता दी, जिसको डीएफसी कहेंगे, ठीक है, जाल की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर करते हैं, बता दिया मैंने आपको। उपभोक्ता तथा प्रपोषित भी उपभोक्ता तथा इनको प्रपोषित भी कहा जाता है। और यदि वे उत्पादक पादपों में आहार पूर्ति करते हैं तब इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर ये पशु दूसरे पशु को खाता है तो इनको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। मांस पक्षी फूड वेब कंप्लीट हो गया, तिल चट्टे फिर हो गए। चलो अब अपन करेंगे क्या? ये सस्य खड़ी फसल, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब 10% नियम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पर मुझे बताना है, ये पिरामिड बताने हैं मेरे को, फिर बाकी आंसर आप खुद रीड करोगे,
क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे, थोड़ा सा मुझे कहीं जाना है, इसलिए मुझे थोड़ा यहाँ से ये रीड करना, जहाँ भी दिक्कत आई मुझे बताना, ठीक है। समझा मैं पूरा देता हूँ। ये पिरामिड दे रखे हैं जी, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं इनको, पारितंत्र की पिरामिड है ये, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछता है भाई, ठीक है। अब ये पिरामिड क्या है? ये पिरामिड दर्शाते हैं कि कहाँ पर किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। जैसे बात करें, ये वाला पहला पिरामिड देखो आप, है ना, तो किसका दर्शा रहा है? घास के मैदान के अंदर पारिस्थितिक तंत्र को, के पिरामिड को दर्शा रहा है। यहाँ पर देखो आप, प्राथमिक उत्पादक कितना दे रखा है आपने, कितनी संख्या है जो आपके प्राथमिक उत्पादक है? प्राथमिक उत्पादक किसको कहेंगे? घास फूस, पेड़ पौधे, उनको कहेंगे, ठीक है। और ये संख्या कितनी है भाई? 5 कई दाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख 58,42,000, ठीक है। 58,42,000 को उल्टी सीधी मारते हैं ना एनसीईआरटी वाले। 58,42,000 यहाँ पर क्या है? आपके जो जितने भी घास के जो एक एक पौधे, एक पौधे गिन रखा है, और क्या 58,42,000 पौधे हैं, ठीक है। उनको खाने वाले कितने हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता जो इसको चरेंगे, घास को चरेंगे, वो कितने हैं? वो 7 लाख और 8,000, 8,000 ही क्या? हाँ, 7 लाख 8,000 है वो, ठीक है। कहाँ? 58 लाख पौधे हैं, उन खाने वाले कितने? 7 लाख हैं जी, ठीक है। फिर जो है द्वितीय उपभोक्ता, जो आपके हिरण वगैरह, मान लो ये क्या है? घास है जी, ये क्या है? घास है, ठीक है। ये क्या है? आपका हिरण है। द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? हिरण है। ये कौन है आपका? मान लो भेड़िया है, भेड़िया। और ये क्या है? आपका शेर है, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, प्राथमिक उपभोक्ता घास के कितने पौधे हैं? 58 लाख, ठीक है, 42,000। वही मैं बात करूं, प्राथमिक उपभोक्ता हिरण के कितने? हिरण कितनी है? वो 7 लाख है, ठीक है। और हिरणों को खाने वाले भेड़िए कितने हैं? वो आपके 35,000 है, 35,400 है। और शेर कितने हैं? वो 3 है जी, ठीक है। यहां पर ये इस प्रकार ये जो है आपका किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है किसको? इनकी संख्या को दर्शा रहा है कि इसके घास के मैदान के अंदर, एक पारितंत्र के अंदर किस प्रकार से जो है आपका संख्या होती है, जो आपकी प्रजातियां उनकी संख्या कैसे होती है। तृतीय उपभोक्ता जो कम है, ठीक है, सबसे अधिक कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। अब बात करें इनके शुष्क भार, यहां पर क्या संख्या की बात कर रहे हैं अपन, इनकी संख्या कितनी है उसके सीधा पिरामिड बना है, बिल्कुल भैया। अब यहां पर बात करेंगे शुष्क भार की, बात करते हैं इनके बिंदु भार कितना है। उत्पादक की बात करते हैं ना, तो उत्पादक कितने? 58 लाख थे। तो 58 लाख जो आपके घास थे, उनके अंदर वजन ज्यादा होगा कि भाई आपके 7 लाख हिरने के उनके अंदर वजन ज्यादा होगा भाई। 58 लाख तो बहुत ज्यादा होता है, तो 58 लाख जो है इनके अंदर भाई बहुत ज्यादा वजन है, 809, ठीक है, 809 किलोग्राम है इनके अंदर, ठीक है। वही मैं बात करूं प्राथमिक उपभोक्ता, तो आपकी हिरने हैं, उनके अंदर कितना है? 37 किलो है जी, ठीक है। फिर बात करें एग्जाम्पल की, 37 किलो पर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। फिर बात करें द्वितीय उपभोक्ता की, वो कितना है? 11, ठीक है, 11 किलो पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो 1.5 किलो पर मीटर स्क्वायर। तो एक शेयर के अंदर कितना वजन हो जाएगा? एक शेयर के अंदर कितना वजन हो जाएगा? तो ये पर मीटर स्क्वायर निकला, पूरे एरिया के अंदर 3 ही शेयर है, तो उनके पर मीटर स्क्वायर 1.5 किलो आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? सीधा ही पिरामिड आता है ना। तो आपको सारे सीधे सीधे आते हैं, बस दिक्कत कहां आती है? इस पिरामिड के अंदर दिक्कत आती है। ये पिरामिड किसका है? जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड बनता है, किसके अंदर? ये एक्वेटिक है जी, जलीय पारितंत्र के अंदर है ना, ये जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र के अंदर बनता है, उल्टा बनता है जलीय पारितंत्र के अंदर। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैव मात्रा किसकी? उल्टा पिरामिड बनता है, किसके अंदर? प्राणी पलवक जो है उनकी ज्यादा होंगे। ये नीचे उत्पादक कौन है? ये लिख भी देता हूं मैं, चलो यहां पर कंफ्यूज नहीं हुआ। उत्पादक कौन है यहां पर? पादप पलवक, पादप पलवक है। और ये क्या है? प्राणी पलवक, ठीक है। पादप पलवक क्या है? जल के अंदर रहने वाले प्लांट्स को क्या कहेंगे? पादप पलवक कहेंगे। और जो उनको खाने वाले उनको क्या कहेंगे? अपन प्राणी पलवक कहेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जल के अंदर जो उत्पादक है, जो पादप पलवक है, उनकी संख्या कम होती है। फिर उनका जो जैव भार है, संख्या नहीं, जैव भार जो है, जिनकी जैव मात्रा जो है वो कम होती है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो आपके प्राणी पलवक है, उनका जैव मात्रा अधिक होता है। तो यहां पर क्या बनता है? उल्टा पिरामिड बनता है। क्या बनता है? उल्टा पिरामिड बनता है। तो जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड बनता है। यह वाली बात को ध्यान में रखनी है, किसके अंदर? जलीय पारितंत्र के अंदर जैव मात्रा का, ये वाली बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जैव मात्रा का उल्टा पिरामिड प्राणी पलवक की व्यापक खड़ी फसल को समर्थित करते हैं, पादप पलवक की छोटी खड़ी फसल है, ठीक है। पादप पलवक कम है और आपकी जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनका जैव मात्रा अधिक है, ठीक है। तो ये जैव मात्रा का ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं, ये वाली देखो। अब ये किसको दर्शा रहा है? यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी में इंग्लिश वाली में इस लाइन में एक चीज लिख रखी है, वो क्या है? 1% की बात लिख रखी है। 1% की बात क्या है अभी बताऊंगा। हिंदी वाली में नहीं है, इंग्लिश वाली में है, और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं कह रहा हूं सूर्य से जितनी भी एनर्जी आएगी ना, सूर्य से जितनी भी एनर्जी आएगी उसका 1% उस एनर्जी का 1% किसके अंदर जाएगा? उत्पादक के अंदर जाएगा, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उनके अंदर उसका 1% जाएगा। मान लो सूर्य से यहां पर कितनी एनर्जी आ रही है? इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख,
10 लाख आ रही है ना, 10 लाख किलो जूल एनर्जी आ रही है ना, सूर्य से कितनी आ रही है, 10 लाख किलो जूल एनर्जी आ रही है, 10 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, 10 लाख का 1% कितना होता है भैया, 10 लाख का 1% कितना होता है, 10 लाख का 1% कितना होता है, 10 लाख का 1% होता है 10,000, ठीक है, 10 लाख का 1% 10,000 ही होता है, 10% तो होगा 1 लाख और 1% होता है 10,000, हाँ ठीक है। तो 10 लाख का 1% कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आपकी सूर्य की जो आपकी एनर्जी है वो कितनी आ रही है, 10 लाख अगर आ रही है तो प्लांट्स उसका कितना ग्रहण करेंगे, सिर्फ 1% ही करते हैं, सिर्फ 1%। अब यहां पर ये मत आपको दिमाग में ये रहता है कि 10% का नियम याद रहता है आपको, एग्जाम में क्या याद रहेगा, 10% का नियम। 10% का नियम कहां लागू होता है, प्लांट में ऊर्जा जो बनेगी उसको जो प्लांट को जो कोई खाएगा तब 10% का नियम लागू होता है। सूर्य वाला जो है वो 1% का है, ठीक है। तो सूर्य से जितनी भी एनर्जी आएगी उसका 1% किसके अंदर जाएगा, प्लांट के अंदर जाएगा। तो यहां पर 10,000 जूल आ गया। अब प्लांट को मान लो किसी ने खाया, उसके अंदर कितनी एनर्जी जाएगी, यहां पर अब 10% नियम जो है वो लागू हो जाएगा। ये 10,000 है, 10,000 का आपका 10% कितना होता है, वो 1000 होता है, और यहाँ पे कोमा उल्टी सीधे करेंगे 1000 ही है ना, और 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, और 100 का कितना होता है, 10 जूल होता है। तो यहाँ पर क्या 10% नियम लागू हो रहा है, और यहाँ पर 1% वाली बात है, ये आपको ध्यान में रखनी है, और एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, वापस बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछी गई है यार, और इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में, हिंदी वाली एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो ये मैंने आपको बता दी है कि सूर्य से जितनी भी एनर्जी आएगी उसका 1% प्लांट्स के पास में जाती है, और प्लांट के पास में जितनी एनर्जी होती है उसका 10% फिर आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। यहां पर अपना चैप्टर जो समाप्त हो जाता है। ये लास्ट वाला पार्ट आपको एनसीईआरटी से खुद रीड कर लेना एक बार, जहां कोई दिक्कत है मुझे बता देना। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, समझा मैंने पूरा दिया, आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।